मोटिवेशन स्पीकर आके जब वो कहते हैं कि दुनिया आपसे जलती है, ये वो जो उनके फॉलोअर्स है जिन्होंने उनको बनाया वो दुनिया है। समझ रहे हैं? सुशील सर क्या कमाल का पॉइंट वो उठाया। नॉन भी है। जब आप ये सोचोगे दुनिया मुझसे चिढ़ती है, दुनिया बुरी है, दुनिया बेकार ही है, तो आप अंदर मेंटली कैसे होते जाएंगे? नेगेटिव, परेशान। हमने समस्याएं पैदा कर रखी है सर। इतनी दिक्कतें हैं नहीं जितनी हमने उन्हें पैदा कर लिया है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ है क्या? जरा सा परेशान हो जाना, जरा सा तंग हो जाना, जरा सा उदास हो जाना, ये सब डिप्रेशन नहीं है। हमारे पास कॉल्स आती है ना किसी डिप्रेशन वाले इंसान की जो कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, आप उससे सिर्फ 2 घंटे सुन लो सिर्फ, बस वो गालियां देता रहेगा और लास्ट में एक चीज जरूर कहेगा बीच में 2 घंटे में, मुझे पता अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाऊंगा। मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ सर, एक व्यक्ति जिसको सच में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सच में ना मालूम। एक तो हमने हंसना बड़ा मुश्किल बना दिया। नहीं, हंसने वाला आदमी या तो हल्के में लेंगे हम उसे, या उसे मजाकिया समझ लेंगे। तो हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया है हंसना, खुश रहना कामचोरी की निशानी है, ना लापरवाह की निशानी है, ना ये तो उन लोगों की निशानी है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते डिप्रेशन और एंजाइटी को। तो जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया बुरी है, वो एंजाइटी है हमारी। सारा मुद्दा किसका है? हम जड़ पे बात करें ना कि ये मेंटल हेल्थ बिगड़नी शुरू कैसे हुई, क्योंकि अब हमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। एक ना बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है सक्सेस और फेलियर को हैंडल करना। हमारे देश में जहाँ आज भी डिप्रेशन को बीमारी नहीं माना जाता, बल्कि घर पे अगर आप मम्मी से भी कहते हैं ना कि मम्मी मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो मम्मी डांट के कहती है कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ, ये तेरे को तो बहाने चाहिए होते घर से बाहर निकलने के। तो उस ज़माने में आप ऐसी सोसाइटी में जहाँ कभी मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी बात नहीं हुई, उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर और LOA एक्सपर्ट भी मैं इनको कहूँगा, और एक हमारे ना उसमें कहा जाता है कीनोट एक्सपर्ट और कीनोट कोच स्पीकर। हाँ जी। तो आपने उस पर बहुत काम किया सर। जी। स्वागत है आपका चैनल में। हमारे अमर चौधरी सर, जिनको हम यूट्यूब पे ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुशील सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, और सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार सर। सर सबसे पहला क्वेश्चन, जी, क्योंकि हमें बेसिक पे जाना सबसे पहले बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ है क्या? देखिए, आपने मैं यहाँ से 2 चीज़ों से शुरू करता हूँ सुशील सर। जो आपने भूमिका में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारे देश में जहाँ डिप्रेशन को बीमारी नहीं माना जाता और जहाँ इसकी चर्चा नहीं की जाती, बिल्कुल। और मैं आपको इसका पिछले 3-4 साल 5 साल में एक दूसरा पहलू बताऊं सर। हाँ जी सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में इतना ही चर्चा कर ली गई है, इतनी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि एक कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। एक्चुअली एक और शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ मेंटल हेल्थ वाले पे, कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। निदा फाजली या बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, जरा सा परेशान हो जाना, जरा सा तंग हो जाना, जरा सा उदास हो जाना, ये सब डिप्रेशन नहीं है। इन सब का मतलब मेंटल हेल्थ के इशू नहीं है। अब हम जरा सी बातों पे ना, मैं एक टॉपिक को अलग, मैं बड़े प्रैक्टिकल, आपने बड़ी अच्छी बात की, बेसिक्स पे बात करेंगे। बिल्कुल। हमने पिछले कुछ समय में क्या कर दिया सर कि आज से 20-25-30 साल पहले अगर आप देखते हो ना, कोई जरा सा उदास मिल जाए, बिल्कुल, तो हम लोग पूछते थे क्या बात है यार, थोड़े उदास नजर आ रहे हो। यानी किसी का उदास होना क्या था, बड़ा आश्चर्य का विषय था। बिल्कुल। और सुशील सर, आज कोई मिल जाए खुश तो क्या बोलते हैं हम, क्या बात है यार, बड़े खुश नजर आ रहे हो। यानी अब किसी का खुश होना हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। परेशान होना, तंग होना तो हमने नॉर्मल मान लिया है। बिल्कुल। जबकि मैं ये मानता हूं कि भाई कि इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें, इतनी समस्या है नहीं। पेरेंटिंग में एक टर्म होती है सर, ओवर पेरेंटिंग, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग का मतलब होता है माँ बाप जब सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ इस बात पे लग जाएं बच्चे को जरा सी इतनी सी भी परेशानी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको एकदम गोद में उठा लेंगे। मतलब इसको इतना कमजोर हम लोगों ने बना दिया है बच्चों को। एक शेर मैं इस केस में पढ़ता हूँ अक्सर पेरेंट्स से, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो जलना चलना सीख जाएगा। हमें ये देखना होगा कि क्या वास्तव में हर बच्चा जब ये कह रहा है मैं परेशान हूँ। आपने पिछले 30-40 सालों में एक बदलाव महसूस किया है सर? बिल्कुल। पहले हम बोलते थे, स्टेज हुआ करती थी, पहले हम बोलते थे यार मैं थोड़ा सा, यार थोड़ी एक बात थी, बिल्कुल। फिर हम बोलते थे यार थोड़ी परेशानी है,
बिल्कुल फिर हम बोलते थे यार एक टेंशन है, लास्ट में वर्ड क्या आता था? डिप्रेशन। बिल्कुल आज आदमी जरा सा परेशान होते ही पहली लाइन क्या बोलता है? मैं यार डिप्रेशन में मैं जा वैसे डिप्रेशन में हूँ। बिल्कुल। मैंने कहा यार मजाक बना रखा है क्या डिप्रेशन का? मतलब ये फैशन हो गया क्या? ये ट्रेंड बना लिया है क्या? क्यों? क्योंकि हमने इतनी, माफी के साथ एक उदाहरण देता हूँ सर, हाँ जी क्योंकि मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हाँ जी फिर भी एक माफी के साथ एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जी सर। इस दुनिया में स्ट्रेस बढ़ने के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोच नहीं आए। बिल्कुल स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोच के आने के बाद स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ है। बिल्कुल मैं फिर एक उदाहरण देता हूं, आप नोटिस करना, इस दुनिया में बीमारी बढ़ने के बाद डॉक्टर नहीं बढ़े हैं, बिल्कुल डॉक्टर बढ़ने उनके के बाद बाद बीमारियां। बीमारी बढ़ी है। बिल्कुल मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं सर। बिल्कुल इस दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ने के बाद मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बढ़े, बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर्स बढ़ने के बाद नेगेटिविटी बढ़ी है। क्यों? अब जरा सा बैठ जाए तो हम क्या बोलते हैं? मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ 3-4 महीने पहले का। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, तो एक साहब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैंने एक लड़के से बात की, लड़के को खड़ा किया, लड़के से बोला यार तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारी जो बातचीत, तुम्हारे जो हालात हैं, तुम्हारे जो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो। बोला नहीं भाई मैं तो ठीक, मैं डिप्रेशन। बोले तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम डिप्रेशन में। मैंने कहा भाई साहब, जिसको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, तो फिर वो डिप्रेशन में कैसे है? वो अपना खुश है फिर भी फिर वो डिप्रेशन में है कैसे? बिल्कुल लेकिन अब मैं बता के मानूंगा कि तुम डिप्रेशन में हो। तो मोटिवेशनल स्पीकर, देखिए मैं अब क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है, मैं इस पे दूसरा टॉपिक उठा लेता हूँ और फिर इससे कनेक्ट करेंगे अपने विषय से। जी सर। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि लोग इस दुनिया में इतने लोग परेशान क्यों हैं, तंग क्यों हैं? बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है सुशील सर कि परेशान होना, तंग रहना और दुखी रहना, एक्चुअली ये आई वुड से कि आज का जो युग है, आज का जो समाज है ना, वो बहादुरी का दौर है। बिल्कुल और अगर आपने कभी सुना है एक राजा था, वो बहुत बहादुर था पर कभी युद्ध नहीं लड़ा? बिल्कुल सुना है ऐसा? नहीं, कभी नहीं। भाई बहादुर होने के लिए जरूरी क्या है? युद्ध लड़ना। और युद्ध लड़ने के लिए क्या जरूरी है? दुश्मन। दुश्मन। तो पहले अब हम दुश्मन पैदा करते हैं, दुश्मन है नहीं हमारा, पर बिल्कुल भाई युद्ध किससे लड़ूं? तो पहले आप पिछले 15-20 सालों में सबसे बड़ा अंतर क्या देख रहे हैं? हर पड़ोसी हमें क्या लगता है? दुश्मन। हर रिश्तेदार हमारे लिए क्या है? दुश्मन। मोटिवेशन के नाम पे सर पिछले 15-20 सालों में इस दुनिया को एक दूसरे का क्या बता दिया गया है? दुश्मन। हर दूसरा स्पीकर ये बोल रहा है दोस्त नहीं चाहते कि तुम कामयाब हो, दुनिया नहीं चाहती। ये बोल रहा है कि कोई रिश्तेदार कभी नहीं चाहेगा। मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों रिश्तेदारों को, क्यों दोस्तों को, जो लोगों के एक दूसरे के काम अच्छे भले आ रहे थे, हमने एक दूसरे के दिमाग में क्या बैठा दिया है कि एक दूसरे के क्या है? दुश्मन बना दिए, जो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे। सर कुछ दिन पहले ना मैं एक पॉडकास्ट ही शूट कर रहा था जी और जो हमारे गेस्ट आए थे उनके साथ यही डिस्कशन चल रही थी। जी तो मैंने भी एक चीज कही थी कि हमें ना शायद वही दुनिया के खिलाफ कर दिया गया है कि सबसे पहले जो रील्स या टिकटॉक वगैरह पे आने लोग शुरू हुए कि वो रिश्तेदारों को मतलब गलत दिखाते हैं कि नहीं वो आपको मतलब वो सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। मेरे हिसाब से शायद वो देखना चाहते हैं और आप हो के तो देखो एक बार सक्सेस, आपका एग्जाम्पल देते हैं फिर वो लोग। मैं उल्टा कहता हूँ सुशील सर, हाँ जी। भारत जैसे देश में, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मैं 2-3 पॉडकास्ट में इस बात को, मैं तीसरी बार इस पॉडकास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बात, भाई मंत्र कैसे बनती है? एक शब्द है ओम, बिल्कुल एक बार बोलने से वो मंत्र है क्या? नहीं। जब हम उसको 108 बार कहते हैं ना, जब भी आपने कभी मंत्र सुना होगा तो क्या बोला जाता है? 11 बार 21 बार 51 बार 108 बार। लोगों से अक्सर बोलता हूं कि क्यों भाई, अगर उसमें ताकत है तो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है वो? बिल्कुल। दरअसल वो एक बार में शब्द है। बिल्कुल। जब आप उसे रिपीट करेंगे तो वो क्या बनेगा? मंत्र बनेगा। मैं अपने इस पॉइंट को पॉडकास्ट में इसलिए भी बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये जहन में बैठ जाए। जो आजकल हम एक दूसरे के दुश्मन बने घूम रहे हैं ना, हर दूसरी रील में रिश्तेदार दुश्मन है, हर दूसरी रील में बताया जा रहा है दोस्त कभी नहीं चाहते कि तुम कामयाब हो, बिल्कुल। हर दूसरी रील में आजकल तो एक बड़ा, और मुझे तो उस समय ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक रील चल रही है बुआ के ऊपर, हाँ आपने देखा वो रील? बहुत बुआ जी को लेकर बहन आई है। हाँ बहन आई है ना, तो वो मम्मी बेटे से बोल रही है बेटा वो घर तोड़वाना था। वो दिखा रहे मकान के बारे में बात चल रही है वैसे तो, बेटा वो घर तोड़वाना था, किसी घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या? बेटा बोलता है मम्मी वो बुआ जी का नंबर है ना। बिल्कुल। मतलब कहाँ लेके जा रहे हो? अब ये जो अगली पीढ़ी आएगी जो इस रील को देख देख के बड़ी हो रही है, उसके दिमाग में क्या घुस जाएगा कि बुआ का काम ही क्या होता है? बिल्कुल, घर तोड़वाना। अब मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, भारत जैसे देश में सुशील साहब, ये मेंटल हेल्थ से इसलिए कनेक्ट करूंगा कि मेंटल हेल्थ एक दिन में परेशान नहीं, मेंटल हेल्थ जड़ पे जाइए ना, उम्र भर हम ये खता करते रहे,
धूल चेहरे पे थी और आईने आईने सफा साफ करते करते रहे। रहे, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के नाम पे हम उन पॉइंट्स की तो बात ही नहीं कर रहे जहां से ये चीजें पैदा हुई हैं। बिल्कुल मैं बताता हूं सर, भारत जैसे देश में मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं सर, आज की डेट में भी बिल्कुल 90% जो घर बने हैं सुशील सर, जो 90% घर बने, आप अंकल जी ने बनाया हो, आपके पापा जी ने बनाया हो, मेरे पापा जी ने बनाया हो, कभी पूछ के देखिएगा, इवन हमने भी बनाया हो। बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ कहता हूं किसी रिश्तेदार की मदद के बिना घर नहीं बना होगा। नहीं बना होगा। सर ये होम लोन तो अब चले 5-7-10 साल पहले से, और उसके बावजूद भी हमें डीपी देने के लिए किसी ना किसी दोस्त से 10-20-25-50 हज़ार की मदद हमने ली होगी। बिल्कुल। और मैं तो आगे बढ़ के कहता हूँ, दोस्त ने बोल दिया होगा भाई तू मकान तो ले रहा है, कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता देना। मैं घर पे फंक्शन हो तब बोल देते हैं मैं कि भाई चैलेंज के साथ कहता हूं सर, आज तक फोन किसी कर दियो भाई, कुछ भी हो भारत तो। में 90% बेटियों की शादी बिल्कुल आज तक किसी ना किसी रिश्तेदार ने मदद की होगी। करी। फूफा जी चुप 20,000 दे गए होंगे, बिल्कुल। मामा जी की जेब में 40,000 थे वो चुप रख गए होंगे, कोई दोस्त आया होगा भैया कोई जरूरत हो तो बता देना। बिल्कुल। भारत जैसे देश में सर, जिसमें आज तक एक भी आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो किसी ना किसी रिश्तेदार की फाइनेंशियल मदद से ही घर वापस आया है। उस देश में 10-15 साल से डायलॉग चल रहे हैं कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते। एक्चुअली क्या होता है सर, जब आपको खुद को विक्टिम दिखाने में जो मजा है ना, लेकिन उस विक्टिम दिखाने के चक्कर में एक बात बताइए ना, मैं अपने आप को हीरो कैसे दिखाऊं जब मैं दुनिया को विलेन दिखाऊंगा? अगर दुनिया विलेन नहीं है तो मैं हीरो कैसे बनूं? तो खुद हीरो बनने के चक्कर में हमने इस दुनिया को विलेन बना रखा है। पर रिश्तेदार नहीं सर जी, दुनिया जैसा दुनिया, हाँ, दुनिया, दुनिया। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि दुनिया आपको देखना नहीं चाहती सक्सेस। हाँ, मैं कहता हूं दुनिया ऐसे बंदे को ढूंढती है जो सक्सेसफुल हो, उसके पीछे लगे और उससे एक मोटिवेशन उन्हें मिले। इवन सर मदद करते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन सर एक बात बताइए, चलो आपके पॉडकास्ट में शायद ये लाइन तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे एक नया एक अच्छा बड़ा प्रैक्टिकल सा उदाहरण याद आ गया। सर मकान बनता है तो सपोर्ट की जरूरत लगती है, कभी आपने नोटिस किया होगा? बिल्कुल। पर सपोर्ट की जरूरत कब लगती है? दीवार खड़ी होने में सपोर्ट की जरूरत लगती है क्या? नहीं, दीवार बनती जाएगी, लेकिन जब दीवार 7-8 फीट ऊंची हो जाएगी, बिल्कुल, तब उसे ऊपर की 4-5 ईंटें 4-5 लाइन चिनने के लिए क्या चाहिए? अब वो सपोर्ट लगती है, उस पे एक वो बंधता है, उस पे खड़े हो गए, और फिर जब छत गिरती है तो सर उसके लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। मैं कहता हूँ भाई साहब, छत तक पहुंच के तो दिखाओ रिश्तेदारों को, बिल्कुल, दोस्तों को छत तक तो पहुंच के दिखाओ। इस दुनिया को पहले अपनी ऊंचाई छत तक लाकर दिखाओ, तब कहना कि मुझे सपोर्ट कर दो। अब आप तो फर्श पे ही क्या कह रहे हो, मुझे सपोर्ट करो जी, मुझे सपोर्ट करो जी। भाई क्यों सपोर्ट करें? बिल्कुल, हमने समस्याएं पैदा कर रखी हैं सर, इतनी दिक्कतें हैं नहीं जितनी हमने उन्हें पैदा कर लिया है। अब हमें मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं सर। इस समय हर आदमी के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है, उसको लग रहा है कि इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है सर 800 करोड़। उसे लगता है मेरे अकेले को भगवान ने पैदा किया, फिर उसके बाद ये जो 799 करोड़ 99,99,999 पैदा करें, ये मुझसे चिढ़ने के लिए पैदा किए हैं, मुझसे ईर्ष्या करने के लिए पैदा किए हैं। बिल्कुल। मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे मित्र हैं सुमित मिश्रा जी, इंदौर की बात है, हम लोग शाहजहाँपुर से आ रहे थे। इसमें मर्सिडीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मतलब मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं, सुमित सर और एक दोस्त और थे, तो उनकी मर्सिडीज थी, उससे हम आ रहे थे। आगे एक ऑटो जा रहा था सर, लोडिंग रिक्शा। उस पर पता क्या लाइन लिखी थी? जल मत पगले किश्तों पर है। आपने भी देखी होंगी ये लाइन। बिल्कुल। तो मैंने सुमित सर की तरफ मुंह किया और मैंने बोला, देखो भाई साहब, इस ऑटो वाले को भी ये लग रहा है कि ये जो पीछे मर्सिडीज में आ रहा है ये तुझसे जल रहा है कि भैया ने तो देखो ऑटो ले लिया, वो भी किश्तों पर। हम बेचारे मर्सिडीज में ही घूम रहे हैं। हर आदमी को ये लग रहा है कि दुनिया मुझसे चिढ़ रही है। एक्चुअली उसका पता है कारण क्या है सर? क्योंकि ऐसा बोलने में एफर्ट नहीं करने पड़ते। बिल्कुल, मेहनत खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं लोग। विक्टिम बनने में मेहनत नहीं लगती, खुद के फेलियर्स को जस्टिफाई कुछ नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है, ये लॉन्ग टर्म में आपको क्या देगा? मेंटल हेल्थ, आपको इशू आएंगे ही आएंगे। जब आप ये सोचोगे दुनिया मुझसे चिढ़ती है, दुनिया बुरी है, दुनिया बेकारी है, तो आप अंदर मेंटली कैसे होते जाएंगे? नेगेटिव, बिल्कुल, परेशान, दुखी। अच्छा एक बात तो हो नहीं सकती सुशील सर, मैं सारा दिन ये भी बोलूंगा दुनिया मुझसे चिढ़ती है और मैं सारा दिन हंसता भी रहूं। मैं सर इसी चीज पे आ रहा था सर, आप शायद ना पहले मोटिवेशन स्पीकर हैं जो ये बात कह रहे हैं, वरना जी मोटिवेशन स्पीकर आके जब वो कहते हैं कि दुनिया आपसे जलती है, ये वो जो उनके फॉलोअर्स है जिन्होंने उनको बनाया, वो दुनिया है। समझ रहे हैं सुशील सर? क्या कमाल का पॉइंट। वो नॉन भी है, वो नॉन भी है उनके, हर रिश्तेदार ने उनको फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइबर बढ़ाया उनका। मैं उल्टा, और वो दुनिया जो इनको नहीं जानते उन्होंने भी बढ़ाया, फिर कहते हैं कि नहीं दुनिया आपसे जलती है। मैं आपको इससे अगला पॉइंट कहता हूं। आपने तो मुझे ऐसा पॉइंट याद दिला दिया।
मैं सुनो मेरे भाइयों, और इस बात सुशील सर ने क्या पॉइंट उठाया, मैं ये कहता हूँ ये जो आपको 24 घंटे ये समझा रहे हैं ना, मत सोचो दुनिया क्या कह रही है, मत सोचो दुनिया तो तुमसे चिढ़ती है, मत सोचो दुनिया क्या कह रही है, मत सोचो दुनिया तो तुमसे चिढ़ती है। मैंने कहा वो अपने सेमिनार के बाद एक टेस्टिमोनियल फॉर्म भरवाते फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब अगर तुम्हें सच में ये कहना है कि दुनिया क्या सोच रही है फर्क नहीं पड़ता, तो खुद का फीडबैक फॉर्म क्यों भरवाया था? बिल्कुल। खुद के टेस्टिमोनियल क्यों बनवाई वीडियो आपने? इसका मतलब आपको लगता है कि दुनिया के कहने से फर्क तो पड़ता है, पर दुनिया को क्या बना दिया। एक्चुअली सर क्या है, आपने कभी वो सड़क की, मैं बहुत न्यूमरोलॉजी ज्योतिष हर विद्या को मैं बहुत मानता हूँ, साइंस है सर, साइंस है, पर आपने वो कभी सड़क किनारे बैठे ज्योतिष देखे जो हाथ देखते हैं? बताना उनका पहला डायलॉग क्या होता है? इस दुनिया में सबसे आसान, देखो सर, पॉडकास्ट, वीडियो, सेमिनार्स, यूट्यूब चैनल्स, इन पे हम सबको चाहिए तालियां अपने लिए। बिल्कुल। और सबसे आसान ताली बजवाने का तरीका बताऊं? यूथ से तो ये कह दो कि वो करो जो तुम्हारा मन का है। बिल्कुल। आप बताओ, अगर कोई लड़की है, मैं माफ़ी के साथ, कोई लड़का है, कोई लड़की है, अगर मुझसे ये कह दो भाई जितने बजे तेरा मन करे उतने घर आ, जैसा तेरा मन करे वैसी ज़िंदगी जी, और जैसा मन करे तो वैसा बोल, तो उसे मुझसे बढ़िया स्पीकर कौन लगेगा? उसे क्या लगेगा, यार इस बंदे ने हमारे इंडिपेंडेंस पे बात कर रहा है, इसने हमारी दिल की बात कही है। मैं लड़की से कह दूं, लड़के से भाई जैसे कपड़े पहनने पहनो, कितना, उसे क्या, अरे वाह क्या बात है, हमें तालियां चाहिए। पर हम घर में नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये करें, हमें तालियां चाहिए। बिल्कुल। अब कितना आसान है किसी से भी ये कहना। वो ज्योतिष का डायलॉग याद दिला दो, क्या बोलता है? तुम तो सबके लिए करते हो, कॉमन है, पर तुम्हारे लिए कोई नहीं करता। तुम्हें ऐसा कोई नहीं समझ पाया। अब तुम्हें कोई नहीं समझ, अब आप एक अजीबोगरीब, अरे सुशील सर मजा आ गया आपसे पॉडकास्ट करते हुए। मेरा एक उदाहरण याद आ गया, 24 घंटे आदमी रोना रो रहा है, दुनिया बुरी है। हाँ जी। दुनिया बुरी है सर, हम तो अच्छे हैं, दुनिया बुरी है। 2 उदाहरण देता हूं सर, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं इस दुनिया में केवल 7 लोग हैं। 700 करोड़ की जगह मैं मान लेता हूँ 7 लोग हैं। सुशील सर हैं, अमर चौधरी हैं, रोहित जी हैं, सोनू हैं, मोनू हैं, पिंकी है और अनीता है। 7 ही लोग हैं। हाँ जी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है और अच्छा होने का ढोंग कर रही है। सुशील सर मैं ये कहता हूँ कि दुनिया बहुत अच्छी है और बुरा होने का ढोंग कर रही है, और मैं सिद्ध करता हूँ अभी। सुशील सर, हम सब कह रहे हैं दुनिया बुरी है, सुशील, हमने कहा 7 ही लोग हैं इस दुनिया में। हाँ जी। सुशील सर अपने घर से निकल रहे हैं मुंबई के लिए, और सुशील सर की मम्मी और पापा जी पैकिंग करा रहे हैं और सुशील सर को समझा रहे हैं कि बेटा, यंग है सुशील सर, घर से निकल रहे हैं, बेटा तू बहुत सीधा है, दुनिया बहुत बुरी है, जरा बच के रहना। सुशील सर सीधे हैं, दुनिया बहुत बुरी है। उसी समय अमर चौधरी के घर में पैकिंग चल रही है और अमर चौधरी की मम्मी अमर चौधरी के कपड़े पैक करते हुए अमर चौधरी को समझा रही हैं, बेटा तू बहुत सीधा है, दुनिया बहुत बुरी है। उसी समय अनीता जी के यहाँ पैकिंग चल रही है और मम्मी कह रही बेटा तू बहुत सीधी है, दुनिया बहुत बुरी है। उसी समय पिंकी के यहाँ दुनिया, तू बहुत सीधी है, दुनिया बहुत बुरी है। उसी समय रोहित, उसी समय सोनू, उसी में मैं कहता हूँ महाराज जब तुम 7 ही सीधे हो तो ये बुरा कौन है? बुरा बनाने वाला कौन है? जब आप 7 ही सीधे हो तो ये दुनिया में बुरा कौन हुआ? मैं बताता हूँ फिर दुनिया बुरी कैसे होती है और मेंटल हेल्थ बिगड़ती कैसे है। दुनिया बुरी कैसे होती है सर? 7 सीधे हैं, अच्छे लोग हैं, घर से निकले, मुंबई स्टेशन पे उतरने वाले थे कि तभी देखा सुशील सर ने कि अनीता जी पे 2 बैग हैं और वो उतार नहीं पा रही हैं। पीछे से सुशील जी ने बोला, एक्सक्यूज मी मैम, मैं कुछ हेल्प कर दूं क्या? पर अनीता जी को तो दिमाग में मम्मी ने क्या बताया हुआ था, दुनिया बहुत बुरी है। अनीता जी पीछे घूर के देखते हैं, क्या बदतमीज, मैं तुमसे बात किया, कौन हो तुम? सुशील भाई कहते हैं यार मम्मी सही कह रही थी, दुनिया, मैं तो मदद करना चाह रहा था, दुनिया बहुत बुरी है। और अनीता जी क्या कहते, और पीछे खड़ा अमर चौधरी भी देख रहा है ये किस्सा। अमर चौधरी देख रहा है, देखो यार इसने मदद की बात करी, इस लड़की ने कैसे बदतमीजी से बात कर दी, दुनिया वास्तव में बहुत बुरी है। तभी इधर से पिंकी जी अमर चौधरी जी से बोलती हैं कि अमर जी एक्सक्यूज मी भैया मेरा बैग उतरवा दोगे क्या? अब अमर चौधरी कहते हैं मेरे बस की नहीं, खुद उतार लो। पिंकी क्या कहते हैं, हाँ मम्मी सही कह रही थी, दुनिया बहुत बुरी है। और जब हम स्टेशन पर उतरे तब तक हम 7 ने मन में ये ठान लिया था कि दुनिया, घर से चलते समय हम सब बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सर लिटरली हम बहुत अच्छे हैं, पर हम बुरे बन चुके हैं। और क्योंकि अब हम सब बुरे बन चुके हैं तो बुरे लोगों की तो मेंटल हेल्थ खराब ही रहेगी। सुशील सर मैं जड़ पे, एक्चुअली सुशील सर मैं देखो, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है सर कि मक्खियाँ हो रही हैं गुड़ पर और ऊपर पंखा चल रहा है। बिल्कुल, मक्खी को उड़ाने का बहुत आसान तरीका, पंखा चला दो, मक्खी उड़ जाएगी। पर जैसे ही पंखा बंद होगा तो क्या होगा? वो वापस आएंगी। भाई गुड़ हटाओ ना। हाँ। तो मैं उस जड़ पे बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, जो मैं सारा मुद्दा किसका है, हम जड़ पे बात करें ना कि ये मेंटल हेल्थ बिगड़नी शुरू कैसे हुई। क्योंकि अब हमें हर आदमी बुरा लगता है, हर आदमी चालाक लगता है।
ऐसा लगता है हर आदमी मेरा यूज कर रहा है, हर आदमी अपना काम निकाल रहा है। तो जब मैं सबके बारे में ऐसा सोचूंगा तो अल्टीमेटली मैं मेंटली कैसा रहूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। और सर शायद ना हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते डिप्रेशन और एंग्जाइटी को, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ना वो रेगुलर चीज़ है जो शायद डिप्रेशन की वजह से नहीं होती। जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया बुरी है, वो एंग्जाइटी है हमारी। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, जैसे अगर वो कभी बात नहीं कर रही है, मान लो बिजी है, तो वो कहेगा यार आजकल कम बात कर रही है, क्या वजह हो सकती है। कभी ऐसा वो फ्री है तो वो पूरा पूरा दिन भी बात कर रही है, तो कहेगा यार आजकल बहुत ज्यादा बात कर रही है, पता नहीं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना थिंकिंग का हमारा, अब वो एंग्जाइटी, वो शायद हम इसको डिप्रेशन मान लेते हैं। दो चीज सुशील सर, मैं फिर और थोड़ा सा इसकी जड़ में जाना चाह रहा हूँ। मैं इस पॉइंट पे नहीं जा रहा, मैं उस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ जब उसको बात करी तो उसको लगता कि भाई ज्यादा एटीट्यूड है, ज्यादा बिजी है। बिल्कुल। और जब उसको फ्री हुई तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम तो इधर थी ना। एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मैं यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, मैं पूरे शरीर में दर्द है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ उंगली, पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, पता चला उंगली में फ्रैक्चर है। अब आप जहां एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, कि हम अपनी उंगलियां चेक करने के लिए तैयार नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ सर। और हम लोग, मैं माफी के साथ कहना चाह रहा हूँ सर, फिर भी कह रहा हूँ, और हम लोग यहाँ पॉडकास्ट पे बैठ के ना, हम लोग ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं कि हम किसी से कह सकें कि यार एक बार अंदर झांक के देख लो। क्यों? हमें भी तो यहाँ भाई, हमें तो कमेंट कैसे चाहिए, हमें तो कमेंट अच्छे चाहिए ना। अगर हमने किसी को थोड़ा, मुझसे लोग आकर एक सवाल पूछते हैं सर, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बीइंग अ लीडरशिप कोच, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप उसका हल दे सकते हो क्या? पता है मैं पहला सवाल क्या पूछता हूँ? कि मैंने कहा मेरे भाई हल चाहिए भी क्या? बोले जी मतलब? मैंने कहा यार अगर मैंने तुझे हल दे दिया तो वो चलाना पड़ जाएगा ना। बिल्कुल। हल समझते हैं, खेत में चलाने का। मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ सर, एक व्यक्ति जिसको सच में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सच में ना मालूम हो, एक ढूंढ के लाओ। ये मैं हमेशा कहता हूँ सर कि जब हमारे पास कॉल्स आती है ना किसी डिप्रेशन वाले इंसान की, जो कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, किसी भी वजह से, कोई रिलेशनशिप टूट गया है, कुछ भी, आप उससे सिर्फ 2 घंटे सुन लो सिर्फ, बस। वो गालियां देता रहेगा, मान लो रिलेशनशिप टूटा तो सामने वाले को गालियां देता रहेगा, और लास्ट में एक चीज जरूर कहेगा बीच में 2 घंटे में, अगर मुझे पता अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, कभी भी देख लेना आप, वो हमेशा कहेगा एक्चुअली। लेकिन अब यहाँ 2 पॉइंट है। पहले तो आपने टॉपिक बहुत अच्छा उठा दिया, वो सुनने वाला। मैं इस पॉडकास्ट को ना, मैं कोई ऐसे बंदे बनाए सवालों में नहीं घेरना चाहता कि आपके मन में ऑलरेडी सवाल है, मैं जवाब दिए जा रहा हूँ। जो बात निकल रही है उनमें से बात करते हैं। बिल्कुल। एक तो समाज के तौर पे अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो सिर्फ सुन लो जी। बिल्कुल। अगर आप समाज के तौर पे किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फ़हीम बदायूं साहब का एक शेर है, कितना आसान था इलाज मेरा, वो बस पूछ लेते मिजाज मेरा। मेरे से बस इतना ही तो पूछ लेना था, आप कैसे हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है सर, इस समय समाज में कोई, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में एक लाइन कही थी की नोट स्पीकर, और मैं कहता हूँ इस समय इस देश और समाज की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर दूसरे घर में एक की नोट स्पीकर है। इस देश को चाहिए की नॉट लिसनर्स। इस देश को चाहिए की नॉट, इस समाज को चाहिए की नॉट लिसनर्स। हर आदमी बोलने में लगा। अच्छा पता है इस समय समाज की, देश की मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा, अब मैं आपकी जड़ पे ले जा रहा हूँ सर, मेंटल हेल्थ क्यों पहले क्यों नहीं होते थे? आप पिछले 15, 20, 25 साल में, अभी जो आपने एक वर्ड यूज किया था, क्यों 20 साल पहले लोग डिप्रेशन में क्यों नहीं थे? अच्छा दूसरा एक सवाल पूछता हूँ सुशील सर, इसकी भूमिका बनाता हूँ। 25 साल पहले की जिंदगी मुश्किल थी, आज की जिंदगी मुश्किल है? आज की नहीं, 25 साल पहले मतलब रिसोर्सेज जिंदगी किसकी मुश्किल थी? रिसोर्सेज ही नहीं थे। रिसोर्स 25 साल पहले, अगर 40 साल पे चला जाऊं ना सर, अगर मुझे 1 गिलास पानी पीना है तो पहले 2 किलोमीटर दूर जाके कुएं में से पानी आएगा, या कम से कम और भी कुछ नहीं तो हैंडपंप से 3, मतलब हैंडपंप चलाकर तब 1 गिलास पानी पी पाऊंगा। अब मुझे पानी पीना है, बटन दबाना, आरओ में से पानी निकलेगा। आज से 30-40 साल पहले अगर मुझे रिश्तेदार के हालचाल जानने हैं तो चिट्ठी लिखनी पड़ती, तो या तो चिट्ठी लिखूंगा, जो चिट्ठी 10, 15, 20 दिन में जाएगी, 25 दिन बाद उसका जवाब, यानी मुझे अपने रिश्तेदार के हालचाल जानने में 1.5 महीने लगेंगे। या फिर मैं सुबह निकलूंगा, पहले बैलगाड़ी से गांव से निकलूंगा, फिर मैं और कहीं पहुंचूंगा, वहां से एक बस मिलेगी, 6 घंटे बस लगाएगी, मैं उसके 3 दिन लगेंगे मुझे वहां पहुंचकर वापस आने में। अब 3 सेकंड लगते हैं सर। बिल्कुल। यानी जिंदगी कॉल कीजिए, यानी आज से 40 साल पहले जिंदगी मुश्किल थी, आज जिंदगी बहुत आसान है। पर 40 साल पहले लोग बहुत आसान थे, अब लोग बहुत मुश्किल है। वही शायद अब लोगों ने अपनी जिंदगी मुश्किल बना ली है, मुश्किल बना ली, आपने रिलेशनशिप्स दूर कर दिए। हाँ, और उसके पीछे पिछले 30-40 साल में बहुत बड़ी, मैं तो इसे एक ट्रैपिंग वर्ड यूज करता हूं सर, कभी आप इस पे कभी लंबी डिटेल बात होंगी। मेंटल हेल्थ भी उसी का एक हिस्सा है।
अब हर दूसरा तीसरा आदमी मेंटल हेल्थ से इसलिए भी जूझ रहा है कि उसके दिमाग में बैठा दिया गया, कोई यूं लटका दिख जाए आपको, यार तुम तो परेशान लग रहे हो। मैं कहा भाई साहब ये कुछ सोच भी रहा हो सकता है बिल्कुल। ये गहन चिंतन में भी हो सकता है, पर हमें हर आदमी, एक तो हमने हंसना बड़ा मुश्किल बना दिया। बिल्कुल। आप कभी नोटिस करना, हंसने वाले लोगों को हम हल्के में लेते हैं। पिछले 15-20-25 सालों में हमारे दिमाग में एक ट्रैपिंग वर्ड यूज करता हूँ मैं सर, कुछ ट्रैपिंग बैठाई गई है हमारे दिमाग में। 25-30 साल पहले से हमारे दिमाग में एक बात दी गई है, बुद्धिजीवी आदमी की पहचान बताता हूँ, जो कम बोलता हो, बिल्कुल। गंभीर रहता हो। हमने गंभीर रहने को फैशन बना दिया पिछले 30-40 सालों में, और वो गंभीर रह के आप कभी देख लें, अरे इसका क्या है यार, ये तो हंसता रहता है। यानी हंसने वाला आदमी या तो हल्के में लेंगे हम उसे, या उसे मजाकिया समझ लेंगे, या आपको चलो एक उदाहरण दूसरा देता हूँ। आप अपने ऑफिस पहुंचिए, वहाँ आपके 2 एम्प्लॉई हैं, एक मुंह लटकाए और ऐसे बैठा हो टेंशन में, और दूसरा हंस रहा हो, खिलखिला रहा हो। सही बताओ, आप किसे तो कामचोर समझोगे और किसे जिम्मेदार समझोगे? दोनों में से बताइएगा जरा। हंसने वाले को हमेशा हम कामचोर समझते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया है, हंसना खुश रहना कामचोरी की निशानी है, हंसना खुश रहना लापरवाह की निशानी है, हंसना खुश रहना ये तो उन लोगों की निशानी है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और गंभीर रहना, उदास रहना, तंग रहना, परेशान रहना ये जिम्मेदार और बुद्धिजीवी लोगों की परेशानी है। सबको बुद्धिजीवी बनना है, सबको जिम्मेदार बनना है, तो उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया कि दुखी रहो, परेशान रहो, तंग रहो, कम बोलो, स्ट्रेस में रहो, तो सब तुम्हें जिम्मेदार समझेंगे। अब उन्हें यही नहीं पता कि इस चक्कर में तुम मेंटली अनहेल्दी कब हो गए, तुम मेंटली परेशान कब रहने लगे। आपने तो सर मुझे अपना एक ऑफिस का किस्सा याद दिला दिया। मेरा भी जरा नेचर यही है, हंसी मजाक वाला। तो एक नई एक लड़की आई थी हमारे ऑफिस में। मैं जिनकी टीम में था, प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे हमारे, मेरी उनसे ज़रा थोड़ी अच्छी बात है। मैं सबसे 100 बंदा था हमारी टीम में उनके अंडर, तो मैं इवेंट भी देखता था अपनी टीम के, जो भी हमारे छोटे मोटे होते थे मंथली, तो मेरा हंसी मजाक सबसे था। तो एक बार उस लड़की ने कोई टोंट मार दिया सर को कि काम कब करता है। तो सर ने उसको कहा था, पता है जितना वो हंसी मजाक करता है ना, एक क्लाइंट की कंप्लेंट नहीं आज तक मेरे पास। एक्चुअली देखो सर, मैं आपको बता, मेरी एक टर्म मैंने जो एक, जब मैं ट्रेनिंग में आया सर, पहले तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपने भी कभी, मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी फालतू और बेकारी चीज़ें वो सारी इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट हैं। बिल्कुल। और दुनिया की जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें वो सारी बोरिंग हैं। वो सारी बोरिंग। अब ट्रेनर के नाम पे हम पता क्या करते हैं, हम बोरिंग बातें करके बोलते काम की बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा नहीं भाई साहब, हमारा काम काम की बात करना नहीं है, हमारा काम की बातों को इंटरेस्टिंग वे में करना है। बिल्कुल। तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मैंने एक स्टाइल डेवलप करी अपनी ट्रेनिंग की, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरटेनमेंट। मतलब इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, गाइड करो, पर हल्के फुल्के अंदाज में, मतलब उनको बड़े हंसते हंसाते मजाक करते हुए। तो जब मैं अपना करियर शुरू ही कर रहा था तो एक साहब मुझसे बोले, अरे यार अमर भाई, तुम तो ट्रेनिंग में ना मजाक ज़्यादा करते हो, हंसते ज़्यादा हो, बड़ी गंभीर चीज़ है ये, इसमें तो हम तो बड़े गंभीर रहते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर, हंसना हंसाना मेरी स्टाइल है और गंभीर रहना आपकी मजबूरी है। बिल्कुल। और मैंने कहा चाहो तो एक काम करके देख लो, अगले 1 घंटे आप हंसा के दिखा दो और मैं गंभीर रह के दिखाता हूं। मैं जब चाहूं तब मैं गंभीर हो जाऊंगा। बिल्कुल। पर मैंने कहा तुम जब चाहो तब हंसमुख नहीं हो पाओगे, तुम जब चाहो किसी को हंसा नहीं पाओगे, क्योंकि 90% लोगों पे ना हंसना आता ना हंसाना आता। मेजॉरिटी इनकी थी, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यार हंसने वाले लोगों को क्या सिद्ध कर दो, हल्का सिद्ध कर दो, हंसने हंसाने वाले लोगों को क्या सिद्ध कर दो। बल्कि मैं तो सुशील सर कहता हूँ, तमाम सुनिएगा, काम की बात सुनिएगा। आपने डायलॉग बाजी तो बहुत सुन ली, आप किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनाइए सर, उठाइए सर, सुशील सर। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं लोगों से जब ट्रेनिंग पे बात करता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग में एक चीज़ सुनाता हूँ मैं, कि दुनिया का हर चुटकुला है ही नहीं, वो मेंटल एटीट्यूड पर दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं पहले 2 बातें सिद्ध कर देता हूँ सर, उदाहरण देता हूँ। आपने अपने आसपास कोई ऐसा देखा है सर, परिचित में, जान पहचान में, दोस्त में, कॉलेज में, स्कूल में, जो कविताएं लिख लेता हो? हाँ जी, कोई ना कोई तो देखा होगा। बिल्कुल। कोई ऐसा भी देखा जो गाने लिख लेता, गीत लिख लेता हो? बिल्कुल। सर कोई ऐसा भी देखा होगा सुशील सर जो कहानी लिख लेता हो? बिल्कुल। आपकी भी 35-36 के करीब एज हो चुकी होगी और मैं आपको 20-25 साल और दे रहा हूँ। 41 का बुड्ढा हूँ। अरे क्या बात है सर, नहीं खैर माशाल्लाह। पर चलिए, आपकी भी 40 साल की एज है सर, मेरी भी 40-42 साल की एज है। आपसे भी पूछता हूँ और तमाम आप लोगों से भी पूछता हूँ, और आपको अगले 30 साल का समय और दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ अपनी जान पहचान में जो चुटकुला लिख देता हो। बिल्कुल। एक व्यक्ति ढूंढ, आप भी बताइए,
अगर आपका कोई जान पहचान वाला ऐसा हो जिसने आज तक एक चुटकुला लिख दिया हो। सर इस पे एक चीज़ बोलूँगा, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट। हमारा एक दोस्त था, वो राइटर था, हाँ जी एनएसडी के लिए जी जी। कुछ ड्रामाज वगैरह लिख देता था। उसने मुझे एक बार बताया, क्योंकि हमारा हमेशा से हंसी मजाक वाला सीन रहा और वो उसके साथ मेरी वाइफ भी मिलती थी, तो एक बार उसने मुझे बताया कि तुझे पता है एक चीज़ बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगा। मैंने क्या? कहता तू जितना बोलता है ना यहाँ पे हंसी मजाक करता है, वो मैं लिख के अपने ड्रामा में यूज कर लेता हूं। ड्रामे में यूज कर, जाहिर सी बात है। मेरा पॉइंट ये है सर, सुशील सर, आप मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाना जो चुटकुले लिख के दिखा दे। एक्चुअली दुनिया का सबसे फर्टाइल्ड ब्रेन चुटकुले लिख सकता है, सबसे फर्टाइल्ड ब्रेन। बिल्कुल। आप मुझे एक भी चुटकुले दो और मैं कहता हूँ मैं इसे कंटेंट बनाकर दिखाऊंगा। चुटकुला चुटकुला होता ही नहीं, वो कंटेंट होता है। अब मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ, किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का इंटरव्यू सुन लीजिएगा, उनसे बड़ा दार्शनिक आपको धरती पे नहीं पाएगा। बिल्कुल। महमूद साहब को सुन लो, जॉनी वॉकर साहब को सुन लो, असरानी जी को सुन लो, जाकिर खान जी को सुन लो, चार्ली चैपलिन से बड़ा कोई फिलोसफर हो तो मुझे भी बता दीजिएगा जिंदगी जीने के मामले में, कोई एक फिलोसफर हो। एक्चुअली हमने हंसने को, हमने हंसी मजाक को, आपको क्या कमाल के बातचीत चल रहे हैं सुशील सर, सुनना। अब इसके पीछे चालाकी सुनना, ऐसी कोई भी चीज जिसको तमाम लोग गौर से सुनिएगा सुशील सर, जिस पॉइंट पर मैं ले जाना चाह रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज जो इंसान की जिंदगी को बेहतर और खुशनुमा बना सकती थी, उसको बड़ी चालाकी के साथ डिमीन किया गया, उसको नीचा दिखाया गया और उसको बड़ी चालाकी के साथ हमें करने से रोका गया। 3-4 उदाहरण दूंगा और समझिएगा आप। हाँ जी। पॉजिटिव रहने से, हैप्पीनेस की बातें करने से, बढ़िया बातें करने से आप ये मानते हैं कि हम मेंटली हेल्दी रहेंगे? आप ये मानते हैं हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? आप ये मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी? अब ज़रा ध्यान दो, हमें क्या सिखाया गया? बेटा कोई भी अच्छी बात या पॉजिटिव बात मत करना, वरना क्या लग जाएगी? नज़र ऐसा लग जाएगी। बिल्कुल। उन्हें हमें अच्छी बात, पॉजिटिव बात करने से, अच्छी बात करने से रोकना था। तो डायरेक्ट अगर मना करते तो हम मान जाते क्या? तो हमें कितनी चालाकी से अपनी अच्छाई, अपनी खुशियां, अपनी पॉजिटिविटी, अपने साथ होने वाली, आज आप भी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, मैं भी मेंटल हेल्थ पे बात करता हूं। बताइए हम लोगों की समस्या क्या है? हर आदमी एक दूसरे से अपना रोना रो रहा है, हर आदमी ये बताना चाह रहा है तुझसे ज्यादा दुखी मैं हूं, हर आदमी ये सिद्ध करना चाह रहा है तेरा क्या दुख है यार, कैसी बात कर रहे हो, असली दुखी तो हम हैं। बिल्कुल। आपको हंसता हुआ आदमी ऐसा लगता है तुझे शर्म नहीं आती? हंसी की हंसता हुआ दिख रहा है, समाज से बाहर निकाल देंगे। यही 40 साल का जो आपने कहा था ना कि डिफरेंस, हाँ जी। पहले गाने बनते थे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा दुख कितना कम है। हाँ। आज इंसान कहता नहीं मेरा दुख तेरे से ज्यादा है। अरे वाह क्या कमाल की बात है। मैं ट्रैपिंग समझ आता हूँ, ये बदला अब मैं जड़ों पे ले जाना चाह रहा हूँ सर। अब ये तो कोई भी बात कर लेगा, मेंटल हेल्थ ऐसी, मेंटल हेल्थ वैसी, समस्याओं पे थोड़ी बात करनी है हमें, हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। अब आप ट्रैपिंग समझना, हर ऐसी चीज जो इंसान की तकदीर बदल सकती है, उसका व्यवहार, उसका जीवन बदल सकती है, उसे कामयाब और हैप्पी कर सकती है, बड़ी चालाकी से हमें रोका गया। दूसरा उदाहरण देता हूं, आपने ये डायलॉग सुना, अरे बोलने से क्या होता है? इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि बोलने से होता है, कि बोलने से बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। इन्हें अच्छी तरह मालूम था अगर ये अच्छा बोलते रहे, अगर ये पॉजिटिव बोलते रहे, अगर ये रिश्तेदारों से ये बोलते रहे तुम बहुत अच्छे हो, दोस्तों से बोलते रहे, तो ये बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो हमारे दिमाग में क्या फितूर बैठा दिया, अरे ये तो सब बोलने की बातें हैं। इसमें मेरा बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर जाऊंगा नहीं, वरना मैं तो पता है जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, पीसफुल बोलो, पवित्र बोलो, तो एक साहब ट्रेनिंग में बैठे थे, मैं ऐसे ही बोल रहा था पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, पीसफुल बोलो, पवित्र बोलो। एक साहब खड़े होकर बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? अरे बोले ये क्या बदतमीज है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? आप ही कह रहे थे बोलने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मैंने कहा पिछले 6 साल से ना बोलने के ऊपर 10 लोगों से नाराज होकर घूम रहे हो और सेमिनार हॉल में बैठ के डायलॉग मार रहे हो कि बोलने से क्या होता है। ये हमारे दिमाग में बैठाया गया। क्यों? इन्हें मालूम था कि अगर बोले। तीसरा पॉइंट आता हूं सर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं बोल रहा हूं इस पॉडकास्ट में, हर मोटिवेशनल स्पीकर के पीठ पीछे या इवन मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह पे भी ये डायलॉग मारा जाता है, अरे सर मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन तो टेम्परेरी है, मोटिवेशन से। इन्हें मालूम था कि मोटिवेशन से हनुमान जी उड़कर लंका जला आए थे। जामवंत ने हनुमान जी को क्या किया था? मोटिवेट किया था। अर्जुन को कृष्ण जी ने क्या किया था? मोटिवेट किया था। इन्हें मालूम था कि मोटिवेशन से एक व्यक्ति उड़ सकता है। भगवान हनुमान मोटिवेशन से उड़ सकते हैं, अर्जुन मोटिवेशन के दम पर
करोड़ों की सेना को तहस नहस कर सकता है। इन्हें मालूम था कि मोटिवेशन के दम पे ये ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो पिछले 15, 20, 25 सालों में हर व्यक्ति के मुंह से बोला जा रहा है मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से क्या होता है। चौथे पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, आपको ध्यान रखना, जिन जिन चीज़ों से बदलाव आ सकते थे उन उन चीज़ों, बिल्कुल। पैसे के बारे में आदमी के दिमाग में विलेन, पैसे को कैसे पेश किया जाता है, हीरो के तौर पे, विलेन के तौर पे? विलन के तौर पे, जिसके पास पैसा है भैया वो बुरा होगा। वो बुरा होगा। पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी, बिल्कुल। आप टैपिंग देखो कितनी कितनी चालाकी से की गई है। पुरानी फिल्मों में आप मुझे बताइए, लंबी कार किसके पास दिखाई जाती थी, हीरो या विलेन? विलन के पास। बड़ा बंगला किसके पास दिखाया जाता? विलन्स के पास। सूट बूट में कौन रहता था? विलन्स। और हीरो या तो मजदूर मिलेगा, या मैकेनिक मिलेगा, या गरीब मजदूर का मिलेगा। बेटा मिलेगा। पता है क्या दिमाग में अब इसका 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 टाइपिंग देखो सुशील सर, दिमाग में क्या बैठाया गया कि अगर हीरो कहलाना चाहते हो, गरीब बने रहो, मजदूर बने रहो, मैकेनिक बने रहो, क्योंकि अगर पैसे वाले बन गए तो विलेन बन जाओगे। और हम डायलॉग बाज लोग हैं, हम तो खैर हम लोग तो डायलॉग पे ही तो जी रहे हैं। जिस जिस चीज़ से तकदीर और किस्मत और हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी, हमें बड़ी चालाकी से रोक दिया गया। और सेम हमारी मेंटल हेल्थ के साथ शायद इसलिए होता है सर, कोई 2 पैसा ज्यादा कमा ले तो कह दिया जाता है कि यार शायद ये काला पैसा। हमेशा हमें हमेशा डायलॉग सुना होगा ना आपने, जमीर बेच के कमाया है हमारे देश। और मैं अपने देश की बात करूं तो सर, यहाँ हर अमीर आदमी हमें चोर लगता है, हर अमीर आदमी बेईमान लगता है, हर अमीर आदमी ऐसा लगता है पता नहीं। बाबा रामदेव, मैं हर दूसरे आदमी के मुंह से क्या सुनता हूँ, अरे देखो ठग के दुनिया को ठग के क्या करोड़पति में। मैं बताओ, मैंने कहा कैसे ठगाया, मैंने कहा बताओ। हाँ बिल्कुल। हम एक डायलॉग क्या बोल देते हैं, हमने नॉर्मल चीजों को भी सर कितना, मैं बता रहा हूँ कैसे पेश किया जाता है, आप समझिए, हमें पता नहीं चला। आप डायलॉग बाजी सुनो और हम कैसे ट्रैपिंग में आए। ये तेरे अपने अपने नहीं है, ये तेरे अपने ही ना, जिस दिन तू मर जाएगा सबसे पहले यही आग लगाएंगे। और लोगों को ना शायद मेटलिस्टिक चीजों पे जल्दी समझ आता है। तो जो ये ट्रैपिंग की आप बात कर रहे हो ना, हमें बचपन का एक ऐड याद है, जब कोलगेट ऐसे मतलब ब्रांड्स का आता था, जो टूथपेस्ट के ब्रांड थे, कि भाई आप किससे दांत घिसते हो, तो कहते थे जी राख से, चारकोल से। तो कहते थे नहीं ये अच्छा नहीं होता, नमक अच्छा नहीं होता। आज हर टूथपेस्ट वाला चारकोल और नमक डाल रहा है अपने उस पे, अच्छा हल्दी डाल रहा है। एक्चुअली बाजारीकरण है बड़ा। मैं जब कहता हूँ, अच्छा मुझसे किसी पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा था, सर आप बार बार कह रहे हैं हमारे खिलाफ, किसने की? मैंने कहा अगर मैं किस पे चला जाऊंगा तो वो एक लॉबी है वो एक लॉबी है जो जानती है बाजार कैसे बनाया जाता है। सरकारें, हम सब एक कॉमन बात करते हैं, आम पब्लिक के तौर पे एक बात बोलते हैं, सरकार कभी नहीं चाहती आदमी पढ़े लिखे। बिल्कुल। क्योंकि पढ़े लिखे को रूल करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। बाजार कभी नहीं चाहेगा। भाई बाजार कैसे क्रिएट होते हैं? पॉल्यूशन मुझसे लिखवा लीजिए। अब एक पॉल्यूशन की वो आती है ना मशीन, एयर पॉल्यूशन को ठीक कर देती है। आप मुझसे लिखवा लीजिए, पॉल्यूशन कभी खत्म हो ही नहीं सकता। नहीं होता, उससे हो ही क्यों? नहीं सकता। अगर पॉल्यूशन खत्म हुआ तो इनकी दुकानें तो क्या बंद हो खत्म हो जाएगा? बाजार। अब मेंटल हेल्थ ठीक होने वाली ही नहीं है, मुझसे लिखवा लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट इतना बड़ा बाजार खड़ा हो चुका है, इतना बड़ा बाजार खड़ा हो चुका है। अब अगर वो अमर चौधरी को ये नहीं बताएंगे, हर व्यक्ति को चलते फिरते को ये नहीं बताएंगे कि तुम मेंटली परेशान हो, तुम मेंटल हेल्थ तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम डिप्रेशन में हो, तो फिर सामने वाला हमारे पास आएगा ही क्यों? तो अब हमें ये बताना ज़रूरी है कि भाई तुम बीमार हो, तो अब बीमार बताए जाएंगे लोग। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर चुनौती, हर परेशानी, हर स्ट्रेस, हर सरदर्द डिप्रेशन नहीं होता। आप जब डिप्रेशन में हो तो बिल्कुल सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आप किसी एक्सपर्ट से जाकर मिल लीजिएगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर मिल लीजिएगा जो उसका एक्सपर्ट हो। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ माफ़ी के साथ कि फुंसी को कैंसर मत बनाइए, जरा सी फुंसी को फोड़ा मत बताइए, जरा सी चीज़ों को मैग्नीफाई मत कीजिएगा। और वही कि लोग ना बड़ी जल्दी चीज़ों को ना मतलब उनके ऊपर एक थोपना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने 40 साल पहले की बात करी और हम कॉमेडी की बात भी कर रहे थे। आजकल की जो कॉमेडी मूवीज है कुछ नहीं सिखा रही हैं, उल्टा सीधा कुछ भी परोस देती हैं। पहले सीरियस चीज़ों को एक कॉमेडी की तरह पेश किया जाता था। एक मूवी अगर आपको याद हो, जाने भी तो यारो, उससे बड़ा एक पता नहीं सटायर, बिल्कुल बिल्कुल उससे बड़ा मैसेज कि भाई एक्चुअल में सिस्टम कैसे काम करता है, उससे बड़ा मैसेज नहीं था। लेकिन वो इतनी कॉमेडियन मूवी थी, आप उस मूवी में पेट पकड़ पकड़ के हंसते हो, लेकिन एंड में जो मैसेज है ना वो भी पहुंचा दिया। और आजकल लोग कॉमेडी को ऐसे समझते हैं अरे यार एक बार देख लिया बस काफी है, बोला सीन, क्योंकि कोई मैसेज है ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैसेज उसमें नहीं रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पॉइंट सुशील सर, मुद्दा मेरा ये कहना है कि अगर हम जीवन को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें, एक तो ना जीवन का, चलो आपने मेंटल हेल्थ पे बात की तो एक उदाहरण देता हूँ मेरा अपने व्यक्तिगत तौर पे। मैं जड़ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये मानना है सर कि ज़िंदगी जो है दही की तरह है।
दही खाई होगी आपने भी, आप लोगों ने भी खाई होगी। दही जब हम खाते हैं तो उसमें शक्कर या चाट मसाला मिलाते हैं, कैसी लगती है? अच्छी लगती है। स्वाद आ जाता, मजा आ जाता, खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा। बिल्कुल। सर सेम दही को जस्ट खाने से पहले मेरे कहने से माइक्रोस्कोप लगाकर देख लीजिएगा एक बार, बैक्टीरिया देखेंगे। इतने कीड़े दिखाई देंगे, इतने बैक्टीरिया दिखाई देंगे कि खाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ मुंह नहीं करके देख पाओगे आप। मैं कहता हूँ सुन लो दोस्तों, जिंदगी उस दही की तरह है, रिश्तेदार उसी दही की तरह हैं, दोस्त उसी दही की तरह हैं। इनमें शक्कर मिलाओ, इनमें चाट मसाला मिलाओ और इस जिंदगी के मजे लो। बिल्कुल। ज्यादा पोस्टमार्टम करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, कीड़े ही दिखाई देंगे। बिल्कुल। परखिए मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। इसी को एक छोटी सी लाइन में आपकी वो करूं कि हर चीज में टेलीस्कोप लेके प्रॉब्लम्स मत ढूंढो। हाँ, क्यों ढूंढ रहे हो? आप ढूंढने पे आओगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। अब हमारे साथ एक समस्या बताता हूँ सर, ये तो बड़ा आपने पॉइंट, कितना प्यारा पॉइंट है। हमारे देश में सर एक चीज भी कह दी जाती है, वही नेगेटिव पॉजिटिव देखने वाले लोग। कई लोग ये कह देते हैं कि अरे भरत से तो राम के पैरों में चप्पल भी नहीं दिखेगी, उतार के ले आए। वो तो वही देखने का मैं भी आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मैंने बड़ा अच्छा लगा। एक साहब ने दीपक की स्पेलिंग लिखी, जो ढूंढने वाला तो पता नहीं क्या ढूंढ लेगा। हाँ जी। तो उन्होंने लिखा DEEPAK। बिल्कुल। तो एक साहब बोले कि भाई स्पेलिंग गलत है। तो उसे लगा DIPAK बोलना चाह रहे होंगे। तो बोला नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, कई बार DEEPAK भी लिखते हैं। हाँ जी। बोले फिर भी गलत है। बोले यार फिर कैसे गलत है? बोले ये जो लास्ट वाला ही है ना, ये पहले आएगा। तो भैया अब इसका तो कोई इलाज नहीं है धरती पे, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए। बिल्कुल। तो ये ढूंढने वालों की तो खैर छोड़िए, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि आप एक्चुअल जिंदगी में ढूंढ क्या रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूं सर, जिंदगी में जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, मुझसे लिखवा लीजिए। बिल्कुल। जिंदगी जो है ना सर, ये दुनिया जो है, ये सब्जी की वाले की तरह है, सब्जी की दुकान की तरह है। कभी ऐसा हुआ है क्या सुशील सर, आप सब्जी वाले के यहाँ पहुंचे और आपने कहा भैया 1 किलो आलू दे दो, उन्होंने कहा नहीं टिंडे लेके जा, मैं टिंडे दूंगा, टिंडे लेके जा, ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं। आप आलू लेने गए थे तो क्या लेके आए? आलू ही लेके आए। कभी ऐसा हुआ आपने कहा 1 किलो गाजर दे दो, उसने कहा नहीं लौकी लेके जा, लौकी लेके, ऐसा हुआ है क्या? तो मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ दोस्तों, ये जिंदगी तो सब्जी की दुकान है। जो आप ढूंढने आए हो, जो लेने आए हो, वो मिलेगा, मेरी गारंटी है। आप दुख ढूंढने बैठे हो, इसलिए मैं तो कई बार बोलता हूं, दुनिया में 92.78% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल। आपको इनको किसी बाह्य सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खुद ही रह लेंगे दुखी। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं अभी सुबह ही किसी से डिस्कशन कर रहा था, दुनिया से भगवान से बड़ा AI का कोई है क्या एक्सपर्ट? ये जो AI अब आई है, ये बनाई किसकी? मैं तो भगवान से बड़ा AI किसको बिल्कुल मानता ही नहीं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं AI को बोलता हूँ ऑल माइटी इंटेलिजेंस। भगवान से बड़ी इंटेलिजेंस किसी की धरती पे नहीं है। बिल्कुल। क्या करते हैं सर हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी यूट्यूब पे अगर मैं जाऊं और मैं सुबह एक गाना सुन लूं सैड सॉन्ग, मुझे बताइए शाम तक कैसे गाने रिकमेंड होंगे? सैड सॉन्ग ही रिकमेंड होंगे। बिल्कुल। आज ही हमारी एक TTC की मैं रहे निधि त्यागी मैम, उन्होंने एक कमेंट लिखा हुआ था फेसबुक पे, बोले 2-3 दिन पहले मैंने वैसे ही शौक में वैसे ही उस पर यूट्यूब पे लिख दिया, सर्च में लिख दिया मैंने कि व्हाट कुड बी द कॉस्ट ऑफ अ हेलीकॉप्टर, एक आइडिया लेने के लिए। बोले पिछले 15 दिन से मुझे लगातार ऐड आ रहे हैं कि पेरिस पे यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, बुर्ज खलीफा का ये खर्चा। बोले मुझे बड़े बड़े ऐड आए जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है, ये सारे ऐड कब आए? जब आपने सर्च क्या की, हेलीकॉप्टर की कॉस्टिंग। वो सारे सैड सॉन्ग कब आए? जब आपने पहली क्या करी, सैड सॉन्ग की सर्च। मैं लिख दूं कॉमेडी वीडियो तो सारे दिन क्या आएंगे? कॉमेडी आएंगे। तो मैं तो कहता हूं भाई मुझे बताओ ना, मुझे ये मत बताओ ये सारे दुख आपके पास कैसे आए। मैं बताता हूं कैसे आए, क्योंकि आपने पहली सर्च में क्या डाला था, दुख। जब आप घर से दुख ढूंढने निकलोगे, दुनिया तो ऐसी है, पहले भी ऐसी थी, आपके लिए भी ऐसी है, मेरे लिए भी ऐसी है। बिल्कुल। मैं इस पर हमेशा सुशील सर ये कहता हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ अभी व्हाट्सएप पर, तो मेरे वीडियो या फोटो भेज देने से वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ओपन करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भेजती रहो दुनिया मुझे वीडियो, मैं कहता हूँ दुनिया मुझे दुख भेजती रहो, मैं दुखों को डाउनलोड ही नहीं करता। एक्चुअली आपके पास भी 2 वीडियो आए थे, एक दुख का एक सुख का। आपने दुख वाला डाउनलोड कर लिया, सुख वाला डाउनलोड ही नहीं किया। उसका कारण बताता हूँ, जो मज़ा दुखी रहने में और जो मज़ा रोने में है, वो मज़ा काम करने में थोड़ी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मोटे-मोटे आंसू जो है आपने कभी दुख का फ़ायदा देखा है? मुझे आज होमवर्क चेक होना था, कॉपी चेक होनी थी मेरी स्कूल में,
और मेरे सर में चोट लगी और चोट पे पट्टी बंधी हो, मेरे सर पे पट्टी बंधी हो और मैं स्कूल चला जाऊँ, बताइए क्या मेरी टीचर मेरी मैडम पूछेंगी होमवर्क कहाँ है? नहीं। पूरी टॉपिक ही बदल जाएगा, बात किस पे चलेगी? बेटा चोट कैसे लग गई, बेटा क्या हुआ, अरे बेटा ज़्यादा खून तो नहीं बहा था, अच्छा बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, अच्छा होमवर्क की तो कोई बात नहीं। दरअसल सबको पता है कि दुनिया में होमवर्क से बचने का एक ही तरीका है, चोट लगवा लो। तो इसलिए हर आदमी चोट लगवाया घूम रहा है। आपने कभी नोटिस किया कुछ आप समझिए जिन पॉइंट्स पर मैं ले जाना चाह रहा हूँ। डर की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, अब मैं एक महीन बात कहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे सुनने वाले हैं वो इन बातों को, मतलब उन्हें भी लगेगा, देखो मुझे नहीं पता अच्छा पॉडकास्ट लगेगा बुरा लगेगा, पर उन्हें ये तो लगेगा यार बात तो कुछ अलग ही हो रही है। हाँ। डर की उत्पत्ति बताता हूँ सर, इस देश में, इस दुनिया में डर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। 6-7 साल का बच्चा छोटा भीम देख रहा था टीवी पर और उसकी मम्मी रात के 7-7:30 बजे मम्मी रसोई से आवाज लगाती है, बेटा शक्कर खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, एक काम कर पास वाली दुकान से जाकर चीनी ले आ। बेटे को मजा किस में आ रहा था? छोटा भीम में। अब बेटा अगर मम्मी से ये बोल दे कि मम्मी मैं तो छोटा भीम देख रहा हूँ, कार्टून देख रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तो मम्मी मार मार के उसका छोटा भीम बना कर देंगी उसे। तो बेटे ने कहा 7:30 शाम के बज रहे हैं, बेटे ने एक ट्राई करके देखी, मम्मी अंधेरा हो रहा है, मम्मी मुझे डर लगता है। बिल्कुल। मम्मी ने की तो अच्छा एक काम कर, रहने दे, मैं तेरे पापा जी को बोल दूंगी, वो आते हुए ले आएंगे। बिल्कुल। अब अगले दिन फिर उस बच्चे को शाम के 6-7 बजे मम्मी ने कहा, बेटा जा चाय पत्ती खत्म होगी, चाय पत्ती ले आ। अब अंधेरा तो था नहीं, बिल्कुल, पर उसे तो छोटा भीम देखना था। उसने कहा, मम्मी वहाँ गली में ना कुत्ते हैं, मम्मी वो मुझे डर लगता है। मम्मी कहा, हाँ बच्चा है, कुत्ते भी हैं। मम्मी ने कहा कोई बात, अच्छा एक काम कर, तो रहने दे, मैं खुद ले आऊँगी। अब बेटे को समझ में आ गया कि जब जब काम से बचना हो तो बताओ मुझे डर लगता है। आप मेरे कहने से आज के बाद नोटिस करना, मैं सर स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया करता था और मैं बच्चों को कहा करता था, प्रेजेंटेशन के टॉपिक दिया करता था कि फलां दिन आपकी प्रेजेंटेशन है, टॉपिक तैयार करके लाना है। हाँ जी। और बच्चा जब टॉपिक का टाइम आता था बोलता था, सर मुझे ना स्टेज पे डर लगता है। मैं आश्चर्य करता था कि यार आज तक स्टेज पे कोई मरा नहीं है, फिर से स्टेज पे बच्चे को डर क्यों लग रहा है? जबकि यही बच्चा कल मैंने देखा था 110 की स्पीड पे पल्सर चला रहा था। पल्सर पर तो बहुत सारे लोग एक्सीडेंट होकर मरे भी हैं, तो इसे उस 110 की स्पीड पे पल्सर पे डर क्यों नहीं लगा? इसे यहाँ स्टेज पर क्यों डर लगा? अब समझना सुशील सर, जिस पॉइंट पर मैं ले जाना चाह रहा हूँ, इंसान को स्टेज से डर नहीं लगता, मेहनत से। और स्टेज पे आने के लिए जो घर जाके प्रेजेंटेशन की तैयारी और मेहनत करनी पड़ती है, एक्चुअली उससे बचना है। पल्सर 110 पे चलाने में मेहनत थोड़ी लगती है सर, यूं कहानी तो हम ऐठने चल जाएगी। अब आज के बाद आप नोटिस करना शुरू करना, इंसान को उस हर चीज में डर लगेगा जिसके बैकअप में, जिसके बैकग्राउंड में मेहनत करने की जरूरत पड़ती हो। इंटरव्यू से डर लगेगा, स्टेज से डर लगेगा, मेहनत से, कामयाबी से डर लगेगा, रिजेक्शन से डर लगेगा, क्योंकि इन सारी चीजों के बैकग्राउंड में क्या करनी पड़ती है। उसे शराब पीने से डर नहीं लगता, जबकि शराब से लोग मरते हैं। बिल्कुल। शराब से जान जाती है सर, सिगरेट पीने से जान जाती है, पर उसे सिगरेट पीने से डर नहीं लगेगा। मैं कहता हूं यार तुम्हें सिगरेट से डर क्यों नहीं लगता? तुम्हें शराब पीने से डर क्यों नहीं? शुगर होने के बावजूद तुम्हें मीठा खाने से क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि इन सारे कामों में मेहनत नहीं लगती। इन कामों में तो उल्टा क्या आ रहा है, मीठे खाने में स्वाद आ रहा है उसे, तो एक्चुअली उसे डर से डर नहीं लगता, उसे लगता है उस मेहनत से, उस एफर्ट से। इस पे एक एग्जांपल, एक छोटी स्टोरी है। हमारी एक सिस्टर है जो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में है, मैनेजर है। तो उनकी कोई सुबॉर्डिनेट, वो उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम ही थी कि वो लड़की भी मुझसे वो करती है, हर लड़की से प्रॉब्लम उसे। तो उन्होंने नोट किया कि काम नहीं कर रही है, तो जब भी उसे बुलाती थी किसी भी, वो मोटे मोटे आंसू उसका बहाना शुरू। तो उन्होंने 2-3 बार उसे मतलब सांत्वना दे के थोड़ा समझू के कर दिया। उन्होंने देखा काम तो कर ही नहीं रही, या इसको हर किसी से प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम इसमें भी तो हो सकती है। तो उन्होंने उसको काम देना शुरू किया, प्रेशर वाला काम, कि भाई काम करो। विद इन अ मंथ शी लेफ्ट। अच्छा, आप सुशील सर, आप चलो, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। आप एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो कामयाब भी और नेगेटिव भी। बिल्कुल। आपने कभी इस बात पे गौर करना शुरू किया है कि जितनी भी नेगेटिविटी की बात या जितनी भी दुनिया से शिकायतें मिलेंगी, वो कमजोर और कमजोरों को मिलेंगी? बिल्कुल। कल ही मैंने एक रील डाली अपने, मेरा एक यूट्यूब चैनल है अमर चौधरी ऑफिशियल के नाम से। तो कल ही मैंने एक रील डाली उस पर, और मैं फॉलो कर लेना। मैंने उसमें एक रील डाली सर, और मैंने उसमें ये कहा कि जब कभी हम बीमार पड़ते हैं
तो मम्मी कभी खीर या हलवा कि बच्चे हैं चलो कुछ बना के दूं, खीर हलवा या जूस देती है। तो कभी नोटिस करना सर, हमें बुखार हो, तबीयत खराब हो, ताप चढ़ रहा हो या हमारा गला खराब हो, उस समय वो खीर, वो हलवा, वो जूस कैसा लगता है, स्वाद कैसा लगता है उसका? उतना मजा। कसैला, बिल्कुल थोड़ा कड़वा सा लगता है। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन, क्या वो खीर सच में कड़वी है सर? नहीं क्या वो हलवा कड़वा है? क्या वो जूस सच में कड़वा है? नहीं। एक्चुअली मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कहता हूं इस खीर और हलवा को दुनिया की जगह रख लीजिए, और मैं दुनिया को बीमार बताया जा इसे रहा हूं। दुनिया की जगह रख लीजिए सर। बिल्कुल। हर कमजर्फ को, हर बेकारे को, हर निठल्ले को, हर आलसी को, हर काम ना करने वाले को ये दुनिया बुरी लगेगी, रिश्तेदार बुरे लगेंगे, दोस्त बुरे लगेंगे, दुनिया चालाक लगेगी, दुनिया सबको मुझसे प्रॉब्लम, दुनिया मतलबी लगेगी। मैं आपको भी एक टास्क दे रहा हूं, अपने आसपास उन लोगों को नोटिस करना जो बताते हैं दुनिया मतलब ये है, उन लोगों को नोटिस करना जो कहते हैं रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते, उनको नोटिस करना कहते हैं जो ये दोस्त किसी के काम नहीं लोग आते हैं, नोटिस करना वो सारे आलसी मिलेंगे, बेमेहनत करने वाले मिलेंगे, फेलियर मिलेंगे। और फेलियर शब्द को मैं माफी के साथ और मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं सर, फेलियर शब्द की तो बेइज्जती की है इन लोगों ने। बिल्कुल। एक्चुअल में वो सेल्फिश है। मैं सेल्फिश भी नहीं। अरे सर, अरे क्या पॉइंट छेड़ा है आपने, सेल्फिश तो है ही नहीं सर, मैं आ रहा हूँ सुशील सर, सेल्फिश तो है ही नहीं। तो मैं फिलहाल ये पॉइंट कहना चाह रहा था। तो सर बेसिकली आप कभी भी नोटिस कर लेना कि जो दुखी है, वो नेगेटिव है, ये सारे आलसी जरूर हैं। बिल्कुल। ये मेहनत, अच्छा अब वो कहेंगे नहीं मैं तो फेल रहता हूँ। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ फेलियर वाले पॉइंट को उठाता हूँ। मैं कहता हूँ सर, माफ़ी के साथ लोगों से बोलता हूँ, अगर आप एक रहम कर सको तो इतना करना, इस फेलियर शब्द की बेइज्जती मत करो। बोले जी मतलब? मैं कहता हूँ नाकामयाब और निठल्ले में ज़मीन आसमान का अंतर होता है सर। 90% वो निठल्ले हैं जो खुद को नाकामयाब कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ नहीं भाई, नाकामयाबी तो कमानी पड़ती है। और सुशील सर आपके माध्यम से और आपको भी चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ सर, चुनौती। एक व्यक्ति ढूंढ कर लाई, मैं अब थोड़ा कुरे दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को पैम्पर करना तो बड़ा आसान काम है। आप लोग ये बोलना कि दुनिया ने तुम्हारे साथ बहुत किया, बुरा किया, वरना तुम पता नहीं दुनिया को पलट के रख देते। ये तो बहुत आसान है, चलो झेल लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कमेंट बॉक्स में देखा जाएगा। पर अब मैं थोड़ा सा आपको सेल्फ असेसमेंट की तरफ ले चलता हूं, थोड़ा सा झकवाने की कोशिश करता हूं अपने अंदर। एक व्यक्ति अपनी जान पहचान में, या जिसको आप इतिहास में, या खुद पर मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति ढूंढ के ला देना सर, जिसने सच में जो फेल हुआ हो, सच में, और वो फिर जिंदगी में फेलियर मर गया हो। बिल्कुल। जो सच में फेल हुआ हो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेगमेंट में, किसी भी काम में, और वो फिर कुछ समय बाद चाहे वो किसी और इंडस्ट्री में हुआ हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हुआ हो, आप एक व्यक्ति नहीं ला सकते जो सच में फेल हुआ हो और वो फेलियर मर गया हो। उदाहरण देता हूं, कलाम साहब एयरफोर्स में जाना चाहते थे, इंटरव्यू में, एग्जाम में फेल हो गए, भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति बने। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन साहब रेडियो जॉकी के इंटरव्यू के लिए गए, सर फेल हो गए। भारत का 21वीं सदी का सबसे बड़ा मिलेनियर स्टार जिनको बोला जाता है, सदी के महानायक बने। सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए, जिंदगी में कामयाब हुए, गॉड ऑफ क्रिकेट बने। अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल में फेल हो गए, क्रिकेट में भारत के कैप्टन कूल बने। जिसने सच में आईएएस की तैयारी की हो और वो आईएएस के एग्जाम में सच में फेल हो गया हो, सर वो आज कोचिंग चला रहा होगा जो उस आईएएस से ज्यादा कमा रही होगी, करोड़ों का काम कर रही होगी। बिल्कुल। और नए आईएएस बना रहा है वो। आप मुझे एक आदमी ढूंढ के लाइए जो सच में, जो ये कहानी सुना रहे हैं ना, हम फेल हो गए, दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछ लेना सच में कितने घंटे पढ़ते और सर वो ना ब्लेम डालते हैं। मैं आपको एक, वो इनका एक पैटर्न होता है कि जैसे मान लीजिए वो अपने उससे हैं कि भाई निठल्ले हैं, जैसा आप कह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसका तो दुनिया पे ब्लेम डालेंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने, फिर वो उसको चैलेंज करेंगे, देखना एक दिन मैं ये करके दिखा दूंगा, फिर वो सेल्फिशनेस में चले जाएंगे, अपने जो उन्हें चैलेंज नहीं होगा उसको ही भूल जाएंगे। ये आपने पॉइंट दूसरी तरफ ले गए, पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर, ये जो आपने लिया। उससे पहले एक सेल्फिश वाली बात पे कर लो सर। हाँ जी। हम लोग पता सेल्फिश को हिंदी में बोलते हैं स्वार्थी। बिल्कुल। और मेरा एक पॉइंट है सर, लोग कहते हैं हम लोग आजकल दुनिया बहुत स्वार्थी है। मैं कहता हूँ नहीं मेरे दोस्त, हम स्वार्थी हैं ही नहीं, हम बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल। सिद्ध करूंगा सर अगले 1 मिनट में। बिल्कुल। स्वार्थी शब्द की परिभाषा क्या है? स्व प्लस अर्थी। स्व अर्थी का, विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या प्लस अर्थी, मतलब विद्या को चाहने वाला, प्राप्त करने वाला, विद्या को चाहने वाला। स्व अर्थी का मतलब क्या हुआ सर? स्वयं को चाहने वाला, स्वयं का भला चाहने वाला। जरा मुझे बताइएगा सर,
अगर मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ तो मेरा भला वहाँ टाइम पर पहुँचने में है या लेट पहुँचने में है? एज एन एम्प्लॉय मेरा भला किस में है? बिल्कुल। मेरा भला मेहनत करने में या काम चोरी करने में है? बिल्कुल। पड़ोसी के तौर पे मैं अभी यहाँ पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मेरे बच्चा ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, मेरे बच्चे को चोट लग जाए, मेरा बच्चा गिर पड़े, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मैं हॉस्पिटल लेके भागूंगा, मेरा पड़ोसी लेके भागेगा? तो मेरा फर्ज अपने पड़ोसी से बना के रखने में है या बिगाड़ के रखने में है? मेरा 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 एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मेरा भला मेहनत से ज्यादा अच्छे तरीके से बोलने में है या टाइम पास करने में है? बिल्कुल। तो हम स्वार्थी कहाँ हैं? हम तो बेवकूफ हैं। हर एम्प्लॉय टाइम पास कर रहा है, कंपनी टाइम, बस उसे ये लग रहा है कि मैं कैसे वो 15-20 मिनट का टाइम बचा जाऊं। हर टीचर को ये लग रहा है टीचर का भला मेहनत से बच्चे को पढ़ाने में है या बच्चे को ना पढ़ाने में है। वही लोगों को लगता है बस मेरे बोलने से चीजें हो जाए। आप मुझे बताओ, दुकानदार का भला ग्राहक से स्माइल करके बात करने में है, उसको सर्विस देने में है, सर्विस ना देने? कौन है स्वार्थी? बिल्कुल। स्वार्थी तो हम ही नहीं, हम बेवकूफ हैं। बिल्कुल। हमारे पापा जी, हमारा ढाबा था सर, मेरा गांव है चिरोड़ी, तो महाराजा ढाबा के नाम से हमारा ढाबा था। हमारे पापा जी एक बात कहते थे कि सबके दिमाग में पता नहीं किसने फितूर बैठा दिया कि चाय भी बनती थी, ढाबा है तो चाय तो बनेगी। तो वो कहते थे पता नहीं किसके दिमाग में लोगों ने फितूर बैठा दिया है कि मिलावट करोगे दूध में तो ज्यादा कमा लोगे। बोले भाई जितना प्योर दूध की चाय बनाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। हर एक के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि काम चोरी कर लूंगा तो ज्यादा। अरे पता नहीं किसके दिमाग में किसने बैठा दिया है। मैं 9 बजे के ऑफिस में 9:15 पहुंचता हूँ, 6 बजे के ऑफिस, 6 बजे निकलने के टाइम 5:45 निकलता हूँ। मैंने कहा कुछ समय 6 महीने मेरे कहने से 9 वाले में 5:45 और 6 वाले से 6:15 निकल के देख लो, अगर आपसे बड़ा कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। पर पता नहीं किसने फितूर बैठाया हुआ हम सबके दिमाग में। हम सब उस 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक अरे सुशील सर क्या कमाल लगा, हम ट्रेनिंग में एक एक्टिविटी कराते हैं सर। जी सर। सबके दिमाग में मेंटल हेल्थ के अब जड़े तक पहुंच रहे हैं सर हम। और जब तक हम इन जड़ों पे बात नहीं करेंगे सर, डायलॉग बाजी रह जाएंगी सारी बातें। बिल्कुल। हम ये बता देंगे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बिल्कुल, और वो तो इसको मान के बैठे हैं, सच पहले ही माने बैठे हैं। हम एक एक्टिविटी कराते हैं सर ट्रेनिंग्स में। हिमीश मदान साहब का ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। काफ़ी कॉर्पोरेट ट्रेनर इसको ट्रेनिंग में कराते हैं, पर हिमीश मदान साहब का ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। 25-30-50 लोगों को लिया गया, सबके हाथ में एक एक बलून दे दिया गया और सबसे फुलवा लिया गया। अब सबके हाथ में क्या है, बलून है, गुब्बारा फूला हुआ। फिर सबके सामने एक एक पिन लेके निकला जाता है, गुजरा जाता है, हम लोग गुजरते हैं और सबके हाथ में एक एक पिन आ चुकी है। अब हाथ में क्या है, गुब्बारा और पिन है। 25-30 लोग खड़े हैं। अब हम बोलते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं आपके पास केवल 1 मिनट है। इस 1 मिनट के बाद जिसके हाथ में भी गुब्बारा साबुत बचेगा वो इस गेम का विनर होगा, वो विजेता होगा। और हम यूँ देखते हैं गाड़ी और हम बोलते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भट 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 भट, कोई अपना गुब्बारा नहीं बचा रहा, दूसरों का फोड़ रहा है सब। और 40-50 सेकंड में सब एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ चुके होते हैं। बिल्कुल। सब रुक चुके हैं। अब जब वो सबको इकट्ठा करके हम बोलते हैं जरा बताइएगा हमारा इंस्ट्रक्शन क्या था। हमारा इंस्ट्रक्शन ये था कि जिसका गुब्बारा साबुत बचेगा वो विजेता होगा। अगर तुम सारे के सारे लोग सिर्फ अपनी जगह खड़े रहते, तुम सब विजेता और एक दूसरे का गुब्बारा नहीं फोड़ते, तो आप सबका गुब्बारा साबुत होता या नहीं होता? बिल्कुल। और सब विजेता होते या नहीं होते? पर पता नहीं किसी ने हमारे दिमाग में वो ट्रैपिंग फितूर बैठा दिया गया है कि इससे पहले कि तुम्हारा कोई गुब्बारा फोड़ दे तुम उसका गुब्बारा फोड़ दो। जबकि कोई किसी का गुब्बारा फोड़ना चाह ही नहीं रहा था मन से। आपको काम था अपना गुब्बारा बचाना। ये सास बहू के रिश्ते बताओ कैसे बिगड़े सर, जब से सास बहू के नाटक आए मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल, आई डू एग्री। ये जो आप बात कर रहे हैं ना नाटक आए, मैं जिस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा था आपने वो पॉइंट उठा दिया। मैं शब्दों पे बहुत बात करता हूँ और सर मैं ये कहता हूँ कि थॉट से पहले शब्द आते हैं। बिल्कुल। दुनिया चाहे ये कहती रहे, कितने भी स्पीकर, कितने भी वक्ता, कितने भी कोच ये कहें कि थॉट पहले आते हैं, दुनिया कुछ भी कहे मैं नहीं मानता। बिल्कुल। और आते भी होंगे, मैं ये भी नहीं कहता थॉट पहले नहीं आते, पर मैं ये कहता हूँ थॉट्स को बदलने का एक ही तरीका है, शब्द है। बिल्कुल। और शब्दों की ताकत बताता हूँ सर अब मैं आपको। 30, 40, 50, 60 साल पहले रिश्ते कैसे थे हम लोगों के? भाई भाई के बीच कैसा रिश्ता था? अच्छे प्यार वाले रिश्ते। प्यार वाले। बिल्कुल। ऐसे भी किस्से आपने देखे होंगे, एक भाई कह रहा है जमीन तुम रख लो, मतलब बिल्कुल उनका बंटवारा हो रहा है, बड़ा कह रहा है तू रख ले, छोटा कह रहा नहीं भैया तुम रख लो। कितना प्यार था सर। बिल्कुल। फिर सर 1969 में ये गाना किसने बनाया था कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उस समय तो ऐसे हालात थे ही नहीं जैसे गाने बन रहे थे। बिल्कुल। इसका मतलब पहले गाने ऐसे बने और फिर 25-30 साल बाद आते आते आज भाई के बीच बंटवारे को लेकर लठ बज रहे हैं। बिल्कुल।
पैसे का आज से 50-60 साल पहले तक पैसे पे झगड़े होते थे। हमारे परिवारों में आपने देखे थे 50-60 साल पहले भाइयों में झगड़े, मम्मी पापा में पैसों को लेके झगड़े, भाई भाई के बीच पैसों को लेके झगड़े, भाई बहन के बीच पैसों के झगड़े। फिर आज से 70 साल पहले ये गाना कौन गा रहा था कि पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। एक्चुअली ये शब्द पहले आए हैं, फिर ये हालात पैदा हुए। पहले लोगों के दिमाग में बताया गया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ज़मीन छीन लेगा, जबकि कोई छीन नहीं रहा था। बिल्कुल। और अब सबको क्या लग रहा है, वो जो मैंने कहा था ना, हर एक आदमी को लग रहा है दूसरे मुझसे चिढ़ रहा है, तो वो फीलिंग आई कहाँ से? दिमाग में बैठा दी गई। और इसलिए बैठाना ज़रूरी था कि अगर मेंटली आप हेल्दी रहे, अगर आप खुश रहे, अगर आप हैप्पी रहे, तो आप अपने हक के सवाल करने शुरू कर देंगे। फिर आप काम की बातें करने लगेंगे, उनके जवाब कहाँ से आएंगे? तो सबसे बढ़िया है आप ऐसी चीज़ों में उलझे रहिए। एक उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा आवाम के साथ हो क्या रहा है। एक लड़का, एक पिताजी थे, शराब पीते थे, बदतमीजी करते थे, बच्चे भूखे, वाइफ थी नहीं, माँ थी नहीं, बच्चा बहुत ज़ोर से रोए रोए जाए, भूख के मारे 2 दिन हो गए, खाना कुछ मिला नहीं, भूख के मारे रोए जाए, भूख के मारे रोए जाए। अब इतनी देर में तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर क्या पूछेंगे, बच्चा क्यों रो रहा है? और बच्चा कहेगा मैं भूख के मारे रो रहा हूँ। तो बेइज्जती किसकी? बाप की है। तो पिताजी ने क्या किया, जैसे ही पड़ोसी, उन्होंने देखा पड़ोसी आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उठा के अलमारी पर बैठा दिया ऊपर। अब वो छोटा सा बच्चा ये भूल के कि मैं भूख के मारे रो रहा था, अब वो क्या कहे, पापा जी नीचे उतारो, पापा जी नीचे उतारो, पापा। अब इतने पड़ोसी इकट्ठा हुए, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों रो रहा है? बोले अलमारी से उतरने के लिए रो रहा है। तो बोले उतार क्यों नहीं देते? बोले अच्छे उतार देता हूँ। पकड़ा, अलमारी से उतार दिया। वो ये भूल ही गया कि मैं भूख के लिए रो रहा था। अब वो किसके लिए रोने लगा? अलमारी के लिए। एक्चुअली हमारे मुद्दे ही बदल दिए गए। बिल्कुल। हमें ऐसी चीज़ों में उलझा दिया गया, अब आदमी उन चीज़ों में उलझ गया। अरे है सुशील सर, पहली बार मैंने 4-5 दिन पहले ये एग्जाम्पल लिखा है, इस दुनिया में मेंटल हेल्थ की जो समस्याएं, आपस के विवाद हैं, आपस की जो जड़ है, दुनिया से चिढ़। सुनो, सास बहू की 90% लड़ाई किस बात पे होती है? आपने फिल्में देखी हो या रिश्तों में देखा हो, घरों में देखा हो, रोटी गोल क्यों नहीं बनी? गोल क्यों नहीं बनी? सुनना दोस्तों, 4-5 दिन पहले ही पॉइंट आया दिमाग में। अब अजीब व गरीब बात देख सुशील सर, सुनना। हाँ, मेंटल हेल्थ की जड़। और मैं कह रहा हूं हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। पॉइंट सुनना सर, रोटी से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स मिलते हैं। बिल्कुल। रोटी से हमें एनर्जी मिलती है, रोटी से हमें ताकत मिलती है, रोटी हमारा पेट भरती है, रोटी से हमें एनर्जी मिलती है। सर सुशील सर, मुझे अब बताइए, रोटी के गोल हो जाने से रोटी की क्वालिटी में या उसके गुणों में क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। क्या रोटी हमारा ज्यादा पेट भरेगी गोल हो जाने से? क्या रोटी से ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी? क्या रोटी से ज्यादा मैग्नीशियम मिल जाएगा गोल हो गई तो? क्या रोटी से ज्यादा विटामिन्स मिल जाएंगे? यानी जिस गोलाई का रोटी के गुणों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 90% लड़ाई उस गोलाई के ऊपर हो रही है। रिश्तों में भी उन चीजों के ऊपर हम लड़ रहे हैं जिनके होने ना होने का कोई फर्क ही हमारी धरती पे, हमारी जिंदगी में नहीं पड़ना, पर अब हम उस गोलाई पे लड़ रहे हैं जिसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना है ही नहीं। और सर, ये जो आपने बात कही, चाहे वो गुब्बारे से लेकर और चाहिए रोटी तक, लोगों ने कंपटीशन के शब्द को ही गलत समझा हुआ है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से कंपटीशन का मतलब होता है खुद को बेहतर करना। बिल्कुल। और लोग ये सोचते हैं मुझे उससे बेहतर होना है सामने वाले से। जबकि है कि तो ये है कि बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर। बिल्कुल। मतलब अपने लिए बढ़िया से खूब, खुद को बेहतर करना है। हम जो कंपैरिजन में पड़ गए, देखो मैं कंपैरिजन शब्द के लिए हमेशा लाइन बोलता हूँ सर, कंपैरिजन और तुलना, इसकी हिंदी क्या हुई? तुलना। मैं लोगों से कहता हूँ यार, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया सुशील सर। हाँ जी। मैं लोगों से बोलता हूँ यार, तुलना शब्द के शुरू में तू आया हुआ है, तू। बिल्कुल। ऐसा काम कर क्यों रहे हो जिसमें आप से तू बन जाओ? तू बन जाओ। बिल्कुल। कंपैरिजन शब्द में आया है सर कम कम कम। कंपैरिजन बोलते ही उसको जो तुम्हें कम कर दे, जो तुम्हें कमतर कर दे, घटिया बना दे। बिल्कुल। और तुम ऐसे काम में पड़ गए। सर यहाँ कहीं ना कहीं आपको बोल्ड स्टैंड लेना पड़ेगा। एक दिन अपने साथ बैठ, एक्चुअली सर क्या हो रहा है, आदमी अपने साथ बैठने, किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। सुशील सर, ये कहा जाता है कि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। मैं कहता हूँ यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इंसान सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलता है। जो इंसान गलत करता है वो शीशे में अपने आप को बड़ा अच्छे से देख लेता है। अच्छा, कुछ हर इंसान को पता है ये जो मेरे साथ हो रहा है, मैं जो मेरी वजह दुखी से हूं, उसे मालूम है मैं जो दुखी हूं ना, अपनी वजह से हूं। बिल्कुल। मेरे गलत डिसीजन, मेरी कुछ भी मेरे ढल्लेपन,
एक बोले जी हमारे तो रिश्तेदारों ने मदद नहीं करी, हमारे तो दोस्त थोड़े से। अच्छा, मैं अब दूसरी पॉइंट पा रहा हूँ सर। मान लिया दुनिया बुरी है, मान लिया रिश्तेदार बुरे हैं, बिल्कुल। मैं मान लिया दोस्त भी बुरे हैं। मेरा सवाल, अमर चौधरी आईएएस बनना चाहता है और मेरे रिश्तेदार बुरे हैं, कैसे रोकेंगे अमर चौधरी को आईएएस बनने? बिल्कुल। मुझे एक तरीका बताओ कि मेरा कोई बुरा रिश्तेदार है, वो मुझे आईएएस बनने से रोक कैसे लेगा? मेरी किताब फाड़ के चला जाएगा, मेरा रोल नंबर यूपीएससी का छुपा लेगा कहीं, या मैं जो दिमाग में सुबह से 7-8 घंटे 10 घंटे तक पढ़ूंगा, रात को आके मेरे दिमाग खोल के वो पढ़ाई निकाल के ले जाएगा। अगर कोई मेरा बुरा रिश्तेदार मुझे रोकना भी चाहे, मुझे तो बताओ कैसे रोक सकता है वो? बिल्कुल। मेरा कोई दोस्त चाहता है मैं कलेक्टर ना बनूं, यूपीएससी क्लियर ना करूं, वो मुझे रोक कैसे लेगा? मुझे तो ये बता दो बस आज तक। बिल्कुल। तो फिर क्यों गीत गाए जा रहे हो? एक्चुअली हमें अपने आप की मेहनत ये स्वीकार नहीं करना, ये एक्सेप्ट नहीं करनी कि मैं नहीं कर रहा हूं कुछ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं आलसी हूं, इसे स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं किसी कंपनी में आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, दम रखो ना कंपनी छोड़ने का। बिल्कुल। अगर आप में इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है, मतलब आप उसी कंपनी में रहो। अब एक तो डरना, ऊपर से कश्ती पे शक करना, अब यार मेरे ऐसे तो दरिया पार हो नहीं सकता। बिल्कुल। और शायद ना वही चीज़ कि हम दुनिया में ब्लेम बड़ी जल्दी कर देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे खुद पे मेहनत नहीं करनी। हमारे में जैसे हर स्पिरिचुअलिटी के गुरु से मिलोगे तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया तो माफ़ कर दो। वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, माफ़ कर दो। उसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले इंसान के साथ गलत नहीं होगा, यूनिवर्स आपको वो लौटाएगा जो आपने शायद सामने वाले के साथ किया। तो अगर आपने गलत किया है, और जैसे आप कह रहे हो कि मैं आईएएस अगर तैयारी नहीं करूं, या मान लो तैयारी करूं नहीं बन पाऊं, तो उसमें भी यूनिवर्स खेलता है। अगर आपकी मंशा साफ हो तो आप हमेशा मेहनत आपकी रंग लाएगी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने सर। मैं इसे 2 पॉइंटों से जोड़ता हूँ सर। हाँ जी। मैं दूसरी बात भी कहता हूँ, एक चीज़ और समझिएगा सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक आदमी ढूंढ के नहीं ला पाएंगे आप, बिल्कुल, जिसने सच में कोई काम किया और वो फेल हुआ और उसका सक्सेस आप ढूंढ के ही नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल। वो अल्टीमेटली लाइफ में आप लोग अपने आसपास देख लेना, अपने किसी रिश्तेदार को देख लेना, वो उसने दुकान खोली नहीं चली, पर उसने सच में दुकान खोल के दुकान पे वो बैठा था, दुकान पे बैठ के मोबाइल नहीं चला रहा था। बिल्कुल। अब मैं दुकान खोल लूं और दुकान पे बैठ के मोबाइल चलाता रहूं और फिर कहूं कि देखो जी हमारे तो रिश्तेदार किसी काम के नहीं है, कपड़े खरीदने यहाँ आते ही नहीं। दुकान रिश्तेदार थोड़ी खरीदने आएंगे कपड़े, बिल्कुल। या कोई भी मतलब कोई भी। तो एक्चुअली अब मेरा पॉइंट सुनिए सर, जिस पे आपने जो पॉइंट उठाया मैं उस पर बात करना चाह रहा था कि हमें जब चीज़ों को बेहतर बनाने का है तो एक्चुअली सर हमें खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और मेहनत में तो ये कहता हूँ सर कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि टाइम पे कर लीजिए, और एफर्ट सही जगह होनी चाहिए। और सही पे तो आपने कमाल की बात कह दी। चलिए ये भी बताता हूँ, पहले मेहनत पे आ जाऊँ फिर सही पे आता हूँ। बिल्कुल। पहला पॉइंट तो सर मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। यक्ष, मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। यक्ष आसव पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भंवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीता है, मनुष्य दूध पीता है और कामयाबी पसीना पीती है। आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। बिल्कुल। पर मैं एक चैलेंज देता हूँ सभी लोगों को, अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आप मुंह ढक के सो के दिखा देना, ट्रेनिंग देना छोड़ दूंगा। बिल्कुल। एक्चुअली कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं है सर। मैं ये कहता हूँ मज़े भी कामयाब आदमी ले सकता है, नाकामयाब आदमी मज़े भी नहीं ले पाएगा। कहानी किससे खामा खा के कितनी ही सुना लो आप, डायलॉग बाजी कितनी कर लो। एक तो हमने गरीबी को और कमजोरी को इतना ग्लोरीफाई कर रखा है पैसे के केस में। बता, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, हर रिच कपल को झगड़ता हुआ दिखाया जाएगा। बिल्कुल। वो गाड़ी में बैठ के झगड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल। फिर वहीं से एक साइकिल पे जा रहा है कपल, हाँ, कि वो बड़ा खुश है आपस में और वो आपस में हंसते। हाँ। मैंने कहा महाराज कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार, मतलब सच्चाई का सामना कब करेंगे हम लोग, कब? मैं भी गांव का रहने वाला हूं भाई, मेरे गांव में भी 24 घंटे एक ही बात की लड़ाई चल रही है कि घर में पैसे नहीं है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। कोई एक ऐसी चीज दिखा देंगे और उसके ऊपर फिर रील बनती चली जाएंगी। रील हमने ये सिद्ध कर दिया कि पैसे वाले सारे के सारे दुखी हैं। बिल्कुल, सारे पैसे वाले दुखी हैं। मैंने कहा भाई साहब महाराज कब सच्चाई का सामना करोगे, कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, कब तक हम अपने आप को आपके पास नहीं है इसलिए आप कब तक हम अपने आप को बहकाते रहेंगे, और क्या ना होने की वजह से हम खुश हैं। और दूसरा, अगर वो पैसे वाले परेशान है या दुखी हैं तो क्या पैसे होने की वजह से दुखी हैं?
उनके दुखों का 100 कारण और हो सकता है। बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जिसका धरती पर कोई इलाज नहीं, पर इसका पैसा तो कारण नहीं है, बिल्कुल इसका वजह पैसा तो नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ चीजें अब वक्त आ गया है सर जब हमें सेल्फ असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, अंदर झांकना पड़ेगा। बिल्कुल। एक लड़का, सेल्फ असेसमेंट पे मुझे एक पॉइंट याद आता है सर। एक लड़का, मेरी जिंदगी में 2-3 किस्से ऐसे रहे सर जिसने मैं भी, देखो सर, हम भी ये सब सोचते थे पहले, बिल्कुल पर ये किस्सा और उसके बाद मैंने सेल्फ असेसमेंट पे इतना काम करना शुरू किया, सर। एक लड़का एक दुकान पर पहुंचता है, मुझे इससे बड़ा उदाहरण कोई सेल्फ असेसमेंट पे लगता नहीं। एक लड़का एक दुकान पर पहुंचता है और वहाँ से एक फ़ोन, STD PCU होते थे उस समय, वो एक फ़ोन करता है, उधर से एक मैडम फ़ोन उठाती हैं। लड़का बोलता है, मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम बोलती है, बेटा मेरे यहाँ तो माली है। लड़का बोलता है, मैडम मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलती है, नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं उसे नहीं हटाऊंगी। लड़का बोलता है, मैडम मैं ना लंच भी नहीं करूंगा, मैं घर से ले आया करूंगा, आप मुझे रख लो। मैडम बोलते नहीं भाई मेरा माली बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊंगी उसे। वो बोलता है, मैडम मैं 100 रुपये कम ले लूंगा उसे, आप मुझे रख लो। मैडम बोलते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं उसे नहीं हटाऊंगा। और मैडम एक एक फ़ोन काट देती है। ये सब कुछ ना वो दुकान वाला देख रहा होता है, उसे उस लड़के पे तरस आ जाता है, दया आ जाती है। वो उसके पास आके बोलता है, बेटा तुझे इतनी काम की तलाश है, इतनी नौकरी की जरूरत है, इतनी परेशानी है, तो तू एक काम कर, मेरे यहाँ काम कर ले, मेरे यहाँ जॉब कर ले। लड़का बोलता कैसी जॉब, काहे की जॉब? दुकानदार बोलता है कि यार तू अभी तो नौकरी मांग रहा था, अभी तो जॉब मांग रहा था उससे फोन पे। लड़के का जवाब सुनिए। लड़का बोलता है, उस मैडम के घर माली मैं ही हूँ। ओके। मैं तो ये चेक कर रहा था कि मेरी मैडम मेरे काम से खुश है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कल को कोई 100 रुपये कम मांगेगा और मेरी मैडम मुझे हटा के उसको रख लेगी, रिप्लेस कर देगी। मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं अपना काम 100% दे भी रहा हूँ। मैं तो लोगों से बोलता हूँ आप उतने ही सिक्योर्ड हैं जितने आप मतलब जितना मुश्किल आपको रिप्लेस करना है। तो अपने आप से पूछे, तो सेल्फ असेसमेंट तो करिए एक बार, अपने आप से तो सवाल पूछिए। आप कह रहे हो कि जी मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं, दिल पे हाथ रख के पूछो सर, जो मिला है पूछ लेना एक बार दिल पे हाथ रख के, क्या यही डिजर्व करता हूं मैं? बिल्कुल। जो मिल गया 90% केस में हो सकता है हम वो भी डिजर्व ना करते हो। बिल्कुल। हो सकता है वो इसलिए मिल गया हो कि हम एक ऐसे घर में पैदा हो गए थे जहां को हमें, भाई मैं किसी और ही घर में पैदा हो जाता जब ही क्या हो जाता सर। बिल्कुल। जो मुझे मिल गया, क्या सच में वो सारी चीजें मैं डिजर्व ही करता हूं? बिल्कुल। तो जिस दिन हम सेल्फ असेसमेंट के आधे दुख तो वहीं दूर हो जाएंगे। एक दुखों को दूर करने का मेरा दूसरा टूल बताता हूँ सर, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा हूँ। दुखों को दूर करने का, देखो बदलना तो अल्टीमेटली आपको नजरिया ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और धरती पे कोई एक मैं उस पर आऊँ, पहले एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं इंदौर में, मेरा कर्म भूमि रही है इंदौर, तो मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, 10-12 साल पुरानी बात है। एक लड़का आया, तो वहाँ बुक स्टॉल हुआ करती हैं, तो एक लड़का आया, नजरिया की बात कर रहा हूँ सर, तो जिंदगी भी ऐसी है। तो एक लड़का आया और बुक स्टॉल वाले से बोला, भैया एक वजन घटाने वाली किताब दे दो। वो दुकानदार बोला, यार वजन घटाने वाली तो नहीं है, तू एक काम कर वजन बढ़ाने वाली ले जा। लड़का बोला, यार कैसी फालतू बात कर रहे, तो पागल हो, मैं वजन बढ़ाने वाली का क्या करूंगा? दुकानदार बोला, तू वजन घटाने वाली का क्या करता? बोले, जो उसमें लिख रहा होता वो करता। दुकानदार बोला, जो इसमें लिख रहा हो वो मत करना। बिल्कुल। तो भी तेरा वजन घट जाएगा। बिल्कुल। बोले, इसमें लिख रहा होगा ऑयली खाना खाना मत खाना, इसमें लिख रहा होगा फास्ट फूड खाना मत खाना, इसमें खाना लिख रहा है मोमोज खाना, मैदा खाना मत खाना, इसमें लिख रहा होगा खाना खाते सो जाना मत सोना। तो उसने एक बात कही उस लड़के से कि बेटा अगर वजन ही घटाना है ना तुझे सच में, तो वजन बढ़ाने वाली किताबों से भी घट जाएगा। बिल्कुल। अदरवाइज तो ऐसी वजन घटाने वाली किताबें लोगों के तकियों के नीचे पड़ी हुई हैं, आज तक किसी का 1 ग्राम घटा नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन हमने ज़िंदगी को ये समझ लिया ना कि अगर सच में तुम्हें कुछ करना है, तो उन्हीं चुनौतियों, उन्हीं परेशानियों, उन्हीं दिक्कतों के बावजूद आप खुश भी रहोगे, तरक्की भी कर जाओगे। नहीं तो फिर सारे, मैं तो हमेशा कहता हूँ सर, बेवकूफ़ रोते हुए पैदा होते हैं, शिकायत करते हुए जीते हैं और पछताते हुए मर जाते हैं। बिल्कुल सर। और इस पर ना एक एग्जाम्पल भी है, अभी हाल फिलहाल में हम लोग कुंभ गए थे जी। तो मन में ये था कि पॉडकास्ट करते हैं, कुछ महाराज लोगों के विचार जानते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं थी और ना कोई ऐसा था कि भाई हाँ कि इनसे मिल ही लेंगे, सिर्फ एक नाम था हमारे पास कि इनका शायद पॉडकास्ट हो जाएगा। हम गए और जिस दिन हम गए उसी दिन सुबह उन्हें, जिनका हमने पॉडकास्ट के लिए सोचा ही था, उन्हें इमरजेंसी में वृंदावन आना पड़ गया जी। अब हम वहीं कि हमारी टीम अच्छी थी, चाहते वहीं टूट जाते कि हम 3 दिन अब यहाँ क्या करेंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने घूमना शुरू किया। एक हमने महंत जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने घूमना हमारे साथ शुरू किया, लोगों से पूछना, और बड़े बड़े महाराज लोगों ने हमें पॉडकास्ट दिया। बुलाते ऐसे ही थे कि 5 मिनट दूंगा सर। जी जी जी। और जब हम शुरू करते थे ना, 1 घंटा वो बैठे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। लेकिन आप जब तक स्टेप ही नहीं उठाओगे
मेहनत ही नहीं करोगे। एक्चुअली दो चीज़ें हो गई सुशील सर। एक तो क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे हम लोगों के साथ एक ट्रैपिंग और हुई है, एक चालाकी और हुई है। हाँ जी। पहले आपको याद है जब हम छोटे थे, जब आज से 20-25-30 साल पहले इतनी लग्जरी नहीं थी, तो आपने कभी नोटिस किया गाँवों में ज़्यादातर होता था, इवन शहरों में भी होता था, तो जैसे बल्ब है हाँ जी। और फैन है, इन दोनों का कनेक्शन एक ही खटका में दे देते थे। बिल्कुल। खटका स्विच बोलते हैं, हमारे हाँ गाँवों जी। में खटका बोलते हैं। हाँ जी। तो एक ही खटका में दोनों का स्विच मतलब दोनों का कनेक्शन होता था। बिल्कुल। अब खटका खराब हुआ है, खटका एक खराब हुआ है, पंखा भी गया और लाइट भी गई। पंखा नहीं चल रहा, गर्मी में मरे जा रहे, लाइट जल नहीं रही, और कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। एक्चुअली इस पंखे का नाम है सक्सेस और इस बल्ब का नाम है हैप्पीनेस। बिल्कुल। हमने बड़ी गलती से इन दोनों का कनेक्शन एक ही खटके में दिया हुआ है। बिल्कुल। हमें लगता है कि कामयाबी ही सक्सेस की है। मैं कहता हूं ये दोनों ही चीजें अलग अलग थी। कामयाबी एफर्ट से आएगी, मेहनत से आएगी, इट विल टेक टाइम। आज मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, गिर पड़ोगे, चोट खाओगे, प्रोसेस चलता रहेगा जिंदगी भर। हैप्पीनेस तो मेरा डिसीजन पर डिपेंड करती है। बिल्कुल। भाई मैंने एफर्ट लगाए और मैं फेल हो गया, तो मैं ये भी कहता रहा यार अब की बार तो इतनी मेहनत करी सुशील सर और फिर भी पॉडकास्ट चला ही नहीं। बिल्कुल, ये मैं हंसते हुए बोल रहा हूं। मैं हंसते हुए बोल, ये मेरा डिसीजन था एक्चुअली। बिल्कुल। अगर लोग सुन रहे हैं ना, अगर आप यहां तक पहुंच चुके होंगे इस पॉडकास्ट में, तो सच में आप सुनने ही वाले बचे होंगे। तो सुनिए, दो तरह के चेंज होते हैं सर इस धरती पे। हाँ जी सर। अगर लिटरली आदमी को बदलना हो, एक होता है सर बियर्ड चेंज, एक को मैं बोलता हूं बियर्ड चेंज और एक को मैंने नाम दिया शेविंग चेंज। हाँ जी सर। सुशील सर आप मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हैं और मैं आपसे कहता हूं, और एक साहब और भी हैं, आप क्लीन शेव हैं, उन साहब की बियर्ड है, दाढ़ी है। हाँ जी। और आप दोनों मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। उन दाढ़ी वाले साहब से मैं कहता हूं भैया अपनी दाढ़ी कटा लो, शेव करा लो। उन्हें ये बदलाव लाने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट, 10 मिनट। और आप भी मेरी बात मानने के लिए तैयार हो और मैं आपसे कह रहा हूं सर शेव रख लो, बियर्ड बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, कितना टाइम लग जाएगा? तकरीबन 3 हफ्ते। 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीना मानने के लिए तो आप तैयार थे, फिर भी 1.5 महीना लगा ना। मैं कहता हूं दोस्तों दो तरह के बदलाव हैं, एक जो डिसीजन लेने के अगले ही मिनट में आ जाएंगे, बिल्कुल, और एक जो डिसीजन लेने के बावजूद टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूं सबसे पहले वो बदलाव लाया करो जो 1 मिनट वाले हों। कैसे? चेहरे पे स्माइल रखो। इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ा? सॉरी सर मैंने तो एमबीए नहीं करी, मैं कैसे रखूं? ऐसा है क्या? सर मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मैं कैसे रखूं? एनर्जी में रहो। बिल्कुल। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? इसमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है? या इसमें कौन, सॉरी सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे एनर्जी में रहूं? ऐसा कुछ है क्या? चेहरे पे स्माइल रखिए, एनर्जी में रहिए, लोगों से मुस्कुराते हुए मिलिए, लोग कहीं जा रहे हो टाइम पर पहुंचिए। इन कामों में भाई ऐसा तो है नहीं कि मेट्रो में 2 तरह के टिकट होंगे कि भाई टाइम पे पहुंचने वाला महंगा है और लेट पहुंचने वाला सस्ता है, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं कहता हूं सबसे पहले वो चेंज लाइए जो डिसीजन लेने के तुरंत अगले सेकंड में लाई जा सकते हो। किसी से पोलाइटली बात करिए, इसमें कौन सी डिग्री या कोर्स की जरूरत पड़ती है? भाई मैं आपसे कहने लगूं कि सर इंग्लिश सीख लो, हो सकता है 3 महीने लग जाएं। मैं आपसे कहने लगूं कि सर पाइथन सीख लो, हो सकता है 6 महीने लग जाएं। मैं आपसे कहने लगूं कि सर भाई कामयाब हो जाओ, आप मुझसे, हो सकता है मुझे 6 साल लग जाएं। पर मुझे स्माइल रखने में क्यों 6 साल लगेंगे? मुझे क्यों एनर्जी रखने में? तो मैं कहता हूं जिस दिन आप शेविंग चेंजेस अपने अंदर तुरंत ले आए, तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं वो बियर्ड वाले चेंज बहुत जल्दी आएंगे। इट्स ऑल अबाउट फील। जैसे आपकी इस बात का एक एग्जांपल है जी, जब हम बचपन में खेलते थे, जैसे बचपन में क्या ऐसा कह लूँ, कुछ 4-5 साल पहले तक मैं वॉलीबॉल रोज खेलता था। तो जब गर्मियों में हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जब तक खेल रहे हैं ना, मैं पसीना फील ही नहीं हो रहा है और गर्मी फील नहीं हो रही। जैसे ही खेलना रोक देते हैं तो हम गर्मी फील करना लगते हैं। तो वही चीज़ है कि आप किस चीज़ को कितना फील करते हो। जैसे कहते हैं ना कि यार सर्दी फील करोगे तो ज़्यादा दुख देगी। कोई भी चीज। बिल्कुल। अब वही सर्दी क्या बन गई? हमारी बीमारी बन गई। बिल्कुल। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया है? आप डायलॉग देख लो पिछले 20-25 साल में, बेटा बारिश में मत भीगना, बीमार हो जाओगे। बिल्कुल। आपकी मम्मी ने कहा था कभी? हमारी मम्मी ने कहा था वो तो कहती है छत पे जाके नहाओ। हम हुए भी नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो बारिश पड़ने पे उल्टा है, बेटा बारिश हो रही है, घमौरियाँ ठीक हो जाएंगी। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देख बारिश सेम आजकल एसिड रेन बना दिया उसको, और हमें कहते हैं पहली बारिश से नहाओ। बारिश सेम है सर, बिल्कुल। बारिश दोनों ही सेम है, पर दोनों में इंस्ट्रक्शन बदल गए, दोनों में थॉट प्रोसेस बदल दिया। पहले ये कहा जाता था कि बेटा नहा ले, घुमौरियाँ ठीक हो जाएंगी। अब कहा जाता नहाना मत, बीमार पड़ जाएगा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? पहले नहाने से घुमौरियाँ ठीक हो रही थी, अब नहाने से बारिश में बीमार पड़ रहे हैं, सच में पड़ रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली आपने तो मेंटल इंस्ट्रक्शन वही दे दिया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो आपको फिर से बदलाव लाना पड़ेगा।
और जिस दिन आप बदलाव की देखो, बदलाव शब्द पे गौर करें सुशील सर। बदलाव शब्द एक्चुअली, ये सब इतनी बातें सुनने के बावजूद भी जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहा होगा उसने 10 और भी सुने होंगे, 100 और भी सुने होंगे, बदलाव कहाँ है? बिल्कुल। उसका कारण बताता हूँ सर। सुनने में थोड़ी एफर्ट करने पड़ते हैं। पॉडकास्ट सुनने में कान में लीड लगाओ, पड़े होके सुनते रहो। बिल्कुल। पर जब उस पर एक्शन लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ जाएगा? कष्ट करने पड़ेंगे ना। बदलाव शब्द को मैं कभी बदलाव नहीं बोलता सर, मैं बोलता हूं बदलाभ। बदलाभ। अगर लाभ तक पहुंचना है तो किससे गुजरना पड़ेगा? बदलाव से। बद से। बद से। और बद होता है सर चैलेंजिंग, बद होता है बुरा, बद होता है मुश्किल, बद होता है चुनौतीपूर्ण। आपने फिल्में देखी होंगी, उसमें देखते थे एक खजाना हुआ करता था, तो गुफा में होता था, तो गुफा के गेट पे खजाना रखा रहता था या अंदर? कहाँ होता था खजाना? अंदर। अंदर। तो गुफा के गेट पे क्या है? वो भी सांप खड़े हैं वहाँ। तो गुफा के गेट पे सांप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, चमगादड़ आ लटक रही रहे है। हैं, वहाँ दरिया बह रहा है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अगर चुनौती, परेशानी, दिक्कत, समस्या नाम के सांप, अजगर, बिच्छू का सामना करने का दम है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अंदर खजाना है, चले जाओ। पर आप ये उम्मीद लगाए बैठे रहें कि कोई बाहर गेट पे रख के खजाना और आपसे कहेगा बाबूजी आ जाओ और तुम्हारा टीका करेगा। भाई मेरी तो समझ में ही नहीं आता क्यों चाहते हैं हम। अच्छा, मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि जिंदगी को हम इतना आसान चाहते क्यों। मेरे तो यही समझ में नहीं आया आज तक। बिल्कुल। हमने मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि भाई 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और दोनों की मैं हार्ट बीट दिखा रहा हूँ, दोनों का मतलब बताना। तो ऊपर वाले की हार्ट बीट सुशील सर बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी, और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे उतार चढ़ ऐसे चल रही है। दोनों का मतलब क्या है? स्ट्रेट वाला मर चुका है, ऊपर वाले के पास गया, नीचे वाला जिंदा है। पर सर इसकी जिंदगी में तो उतार चढ़ाव चल रहे हैं। बिल्कुल, ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं जब ये तो जिंदा है। और हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं? सुबह सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाएंगे, माथा टेक के पहली प्रार्थना क्या करते हैं? हे मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। मैं कहता हूँ शुक्र करो सुन नहीं रहा। बुला लेगा भाई, बुला लेगा, फिर रोते फिरोगे और मेरे साथ ये क्या हो गया। अरे मुश्किलें दें, चुनौतियां दें, दिक्कतें दें, समस्या दें, उनसे लड़ने का हौसला दे, उनसे लड़ने की हिम्मत दे। और हमें यही नहीं मालूम सर, दुनिया के सबसे बदनसीब वो लोग हैं जिन्हें कामयाबी तश्तरी में परोसी हुई मिली हुई है। बिल्कुल। मैं माफ़ी के साथ 2-3 नाम ले रहा हूँ। माफ़ी के मतलब मैं रिस्पेक्ट उनकी भी करता हूँ, वो भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों से पूछता हूँ अंबानी फैमिली में जरा अपना आइडियल आदर्श बताना। बिल्कुल 99% गारंटी दे रहा हूँ, आप भी बताना। अंबानी फैमिली में, मैं 1 सेकंड का यहाँ पहुँच लूँगा तब बोलूँगा। अंबानी फैमिली में धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में अपना आइडियल बता देना। मैं लिख के दे रहा हूँ अभी कमेंट में, धीरू भाई अंबानी आएगा, मुझसे लिखवा लेना। बिल्कुल। मैं कहता हूँ क्यों जी, मुकेश अंबानी तो उनसे कई गुना अमीर है। पर मुकेश अंबानी आपके आइडियल क्यों नहीं बने जब तीनों की बात कर रहा हूँ? क्योंकि सबको पता है कि धीरू भाई अंबानी ने मेहनत करके, कष्ट करके यहाँ तक पहुँचे थे। मुकेश अंबानी को रखा रखाया मिला था। सफलता के बारे में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सुशील सर, कि सफलता जो है हमारी औलाद की तरह है। आपने एक डायलॉग सुना कि ज़्यादा सपने मत पालो। हाँ। और पाला क्या जाता है? औलाद। तो मैं कहता हूँ सपने जो आपने देखे हैं, सफलता जो आप चाह रहे हो, वो पाला किसको जाता है? औलाद को। तो सपने भी क्या हुए हमारी? औलाद हुए। सफलता क्या हुई हमारी? औलाद हुई। और अब मेरा लाइन सुनना, मैं कहता हूँ दोस्तों याद रखना, हमारी सफलता आपकी औलाद की तरह है। बस इतना निश्चिंत कर देना कि जिस दिन आपकी इस औलाद का डीएनए जांच हो, उस दिन इसके बाप आप निकलने चाहिए, इसकी माँ आप निकलनी चाहिए, कोई अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी निकल जाएगा। अगर आपको सफलता किसी और की वजह से मिल गई, किसी और की करी हुई मिल गई, तो उसे आप देखो सर, लोग एक डायलॉग मारते हैं, अरे सर पैसा तो उसने भी कमा लिया बेईमानी से। पैसा, मैं कहता हूँ बिल्कुल कमा लिया होगा, पर पैसे के साथ सर 3 चीज़ें होती हैं। एक लग्जरी, बिल्कुल, दूसरा प्राइड, और तीसरा हैप्पीनेस। मैं कहता हूं सर, हो सकता है जिसने गलत तरीके से पैसा कमाया हो, लग्जरी वो भी उतनी ले लेगा जितनी अच्छे पैसे वाला लेगा, और वो स्ट्रेस में रहेगा हमेशा। पर लग्जरी कॉमन है सर, मर्सिडीज वो भी खरीद लेगा, मर्सिडीज ये भी खरीद लेगा, बिल्कुल, ये भी बहुत शानदार मकान में रहेगा, वो भी शानदार मकान में रहेगा। पर मैंने कहा पैसे का जो असली मजा है वो है प्राइड में, बिल्कुल, गर्व में। बिल्कुल। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ दहेज बहुत चलता है, और दहेज में फॉर्च्यूनर भी मिलती है, मर्सिडीज भी मिलती है, ऑडी भी मिलती है। पर मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी मेरे कहने से आज के बाद नोटिस कर लेना, जिसे वो दहेज में मिली है
वो उस दहेज की लग्जरी तो फील कर पा रहा है, पर वो प्राइड नहीं है उसकी आंखों में, वो गर्व नहीं है। अगर वही मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर उसने कामयाब होके कमाई होती, अपने दम पे कमाई होती, खरीदी होती, तो उसका जो रुआब होता, उसकी जो फील होती, और सारा खेल तो धरती पे फील का है। बिल्कुल। अगर फील ही नहीं आया, अंबानी का ड्राइवर और अंबानी, सर मैंने आपको एक ऐसा राज खोल रहा हूं जो किसी को नहीं पता होगा, अंबानी का ड्राइवर और अंबानी ये दोनों सेम कार में चलते हैं। बिल्कुल अंबानी का ड्राइवर भी 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में चल रहा है, बिल्कुल, लग्जरी दोनों सेम फील कर रहे हैं, पर एक स्ट्रेस में है। पर प्राइड नहीं है दोनों के पास। बिल्कुल प्राइड तो वो मुकेश अंबानी के पास है सर, उस ड्राइवर के पास प्राइड नहीं है। तो मैं कहता हूं सवाल ये नहीं है कि आप लग्जरी महसूस कर गए, सवाल ये वो प्राइड महसूस किया क्या, वो आंखों में ड्राइवर हमेशा चमक आई सोचता जा क्या, रहा है कि मेरे से गलती ना हो जाए, वो गर्व आया क्या, गलती ना हो जाए, या उसे ये तो पता ही है ना सर मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हूँ। बिल्कुल अल्टीमेटली उसे ये तो पता ही है ना कि जब इस गाड़ी में से दोनों गेट खुलेंगे मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। उनके लिए गेट तो खोले वो जो जाएंगे। फील की, वो प्राइड की जो बात चल रही है, प्राइड कहाँ उस पैसे में। आप कभी नोटिस कर लेना 90% लोग जो लिख कर या इस तरह का काम करते हैं वो लास्ट में आकर एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑनलाइन में जरूर आएंगे। वो कोई कॉलेज खोलेगा, कोई स्कूल खोलेगा, कोई उसमें से क्या करेगा कि भाई इंस्टीट्यूशन, कारण बताइए क्यों, क्योंकि इन्हें मालूम है पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, पर इज्जत नहीं कमाई। पर कोई मंच पे तो बुलाए, भाई मैं किसी को मंच पे ये कह के बुलाऊंगा आप आएंगे हमारे यहाँ शराब के सबसे बड़े ठेकेदार, ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो उन्हें कोई ना कोई काम फिर ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें मंच मिले, उन्हें सम्मान मिले, वो प्राइड महसूस हो। तो मैं कहता हूं सवाल ये थोड़ी है कि आपने पैसा कमा लिया या सक्सेस किसके थ्रू मिलनी चाहिए, आपके दम पे मिलनी चाहिए, मेरा पॉइंट ये है। बिल्कुल। और एक चीज़ होती है कि जब हम बात करें ना सक्सेस और फेलियर की, तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, एक आपने बीच में वर्ड छेड़ा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इस पे लोग कैसे काम करें? बहुत सिंपल और है सर, कमाल की बात बताता हूँ। दो चीज़ हैं सर, एक तो मैं इस मैनेजमेंट शब्द से नाराज हूँ। उदाहरण देता हूँ सुशील सर, समझिएगा। बिल्कुल सर अगर मैं शर्ट पहन रहा हूँ और मैं पहला बटन गलत लगा दूँ तो उसके बाद में कितना भी बड़ा टैलेंटेड हो सारे बटन गलत ही लगेंगे। बिल्कुल। इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के केस में ना पहला ही बटन गलत लगा हुआ, उस बटन का नाम है मैनेजमेंट। उदाहरण बताता हूँ क्यों। आपने मैनेजमेंट शब्द याद करिए, ज़्यादातर कहाँ सुने हैं? मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल, पीपल मैनेजमेंट सुने होंगे ये शब्द। बिल्कुल। मनी को मैनेज क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें मनी के साथ जिंदगी क्या करनी है, गुजारनी है, बितानी है, तभी तो मैनेज कर रहे हैं। व्हाई डू वी पीपल मैनेज पीपल? हम लोग लोगों को मैनेज करते क्यों हैं? मेरा दोस्त बुरा मान गया, कलीग बुरा मान गया, मेरे परिवार का कोई बुरा मान गया, मैं क्यों मनाता हूँ उसको, क्यों मैनेज जीना है हमने? क्योंकि भाई उनके साथ ही तो जिंदगी है। हम लोग टाइम को मैनेज क्यों करते हैं? क्योंकि टाइम के बिना तो जीवन है ही नहीं, टाइम के साथ। बिल्कुल मेरा सवाल, स्ट्रेस को मैनेज क्यों करते हैं? बिल्कुल, ये तो पहला ही, मैं तो कह रहा हूं पहला ही बटन गलत लगा हुआ है। स्ट्रेस को मैनेज करने में लगे हुए हैं, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि स्ट्रेस के साथ जिंदगी गुजारें। तो जिसको ऑब्सोलीट करना था, जिसको खत्म करना था, हम उसे क्या करने में लग गए सर? मैनेज। अब मैं कहानी किससे सुनाने की बजाय इसका टूल दे रहा हूं, ये दूर कैसे हो। 90% जो स्ट्रेस है वो वर्क का स्ट्रेस है सर। मैं इस पे दो एंगल दूंगा देखने की। देखो सर, प्रैक्टिकली अगर आपको लगता हो आपका टॉर्चर किया जा रहा है तो मेरा अगला सवाल है वो काम छोड़ते क्यों नहीं आप? बिल्कुल भाई, अगर आपको लग रहा है कि आप डिजर्विंग हैं और फिर भी आपको कंपनी में, वर्क प्लेस पे कहीं पे टॉर्चर किया जा रहा है तो दम है तो फिर दूसरी कंपनी में चले जाओ ना। बिल्कुल। तो या तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कहीं नौकरी मिलेगी नहीं दोबारा, मैं ये नहीं कह रहा इतना आसान है। देखो मैं किसी भी पॉडकास्ट में फिल्मी या डायलॉग बातें करूंगा नहीं। मैं मानता हूं सर नौकरी आसानी से छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन जब लेवल ही इतना आ गया हो, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है सर, मैं सच्चाई से भी इंकार नहीं करता कि भाई एनवायरमेंट ही टॉक्सिक हो, कल्चर ही टॉक्सिक हो। बिल्कुल। तो भाई वहां तो एक ही नहीं है, मैं सर छोड़ दो। बिल्कुल। मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि सर कोई नेगेटिव बात करे तो क्या करें? मैंने कहा यार भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, इन दोनों हाथों का प्रयोग करें, हाथ जोड़ के उससे बोलेंगे भाई साहब मेरे सामने नेगेटिव बात मत करो। बिल्कुल। वो बोले भैया वो तब भी ना माने तो क्या करें? मैंने कहा उसी भगवान ने आपको 2 पैर भी दिए, वहां से निकल जाओ। दोनों पैरों का प्रयोग करो, वहां से निकल जाओ। तो मैं तो कहता हूं पहले हाथ जोड़ो, कोशिश करो वो स्ट्रेस कैसे भी करके, अगर वो टॉर्चर है कि वो चीजें टॉक्सिक जो एनवायरमेंट है वो ठीक हो जाए, और नहीं है तो भाई सुधारने मत खड़े हो, वो आपकी औकात से बाहर है, मेरी औकात से बाहर की चीज है वो। जिस आदमी को कंपनी के, भाई जिसको मालूम है कि मेरी कंपनी में टॉक्सिक कल्चर है और फिर भी उसका मालिक टॉक्सिक कल्चर करवाए रखा है तो उसे तो बर्बाद ही होना है, पर आप वहां से छोड़िए। पर 90% की मैं गारंटी ले रहा हूं, 90% केस में जिसे हम तनाव कह रहे हैं
मैं लोगों से कहता हूँ भाई साहब उसे काम कहते हैं, बिल्कुल, मेहनत कहते हैं। उसे मेहनत कहते हैं। बिल्कुल। तनाव पूछना किस बात का तनाव है, अरे यार बहुत, अरे यार टाइम पे पहुंचना पड़ता है ऑफिस में, मतलब मैंने कहा टाइम पे पहुंचना पड़ता है तो ये तनाव है? टाइम पे पहुंचने को मैं तनाव मान के बैठा हुआ आप हूं? घर से भी लेट निकलेंगे और सोचेंगे यार मैं लेट पहुंच गया। मतलब तनाव, टाइम पे पहुंचना तनाव कैसे हो गया? अरे यार, अरे बहुत यार दिमाग खराब हो रहा, क्या यार पीपीटी आज तो प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब तो और आप क्या सोच के आ रहे थे कि मतलब वहां जाके क्या करना था, और आपके बिल्कुल। मूंगफली खाने गए थे? बिल्कुल। तो हमने काम को ही किसका नाम रख दिया? तनाव। इस पे दो एंगल पे बात करूंगा सर। पहला, मैं भी एक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक ट्रेनिंग ले रहा था। मैं इवन प्राइवेट ट्रेनिंग भी, मतलब कंपनी में बहुत ट्रेनिंग होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था सर। एक साहब खड़े होकर बोले, सर इस डिपार्टमेंट में ना हमारे काम में तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। तो मैंने उनसे दो ही सवाल पूछे। पहला पूछता हूँ सर, मैंने कहा सर इस डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ज्वाइनिंग के बाद हुई थी क्या? जिस दिन आप फॉर्म भर रहे थे इस डिपार्टमेंट का, उस दिन नहीं मालूम था कि यार इस काम में तो तनाव बहुत है, इस डिपार्टमेंट में तो तनाव बहुत है? बिल्कुल। पर उस समय मैंने कहा ये आपको, इसे आप तनाव के नाम से नहीं जानते थे, इसे उस समय आप नौकरी के नाम से जानते थे, इसे उस समय आप करियर के नाम से जानते थे, इससे उस समय आप सफलता के नाम से जानते थे। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन ये मिल गई, उस दिन के बाद ने आपने इसका नाम तनाव रखा हुआ है। ट्रू। पहली समस्या तो ये है सर। अब दूसरा, इसी पे दूसरा पॉइंट कहता हूँ। जब मैं एक सेशन ले रहा था एक गवर्नमेंट उसमें डिपार्टमेंट में, बोले साहब हमारे काम में तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, इस जॉब में तनाव बहुत है। मैंने कहा सर कौन से बैच से हो? तो जनाब थे 2019 बैच से। मैंने कहा सर जिस बैच में आपका सिलेक्शन हुआ था उसमें वैकेंसी कितनी थी? बोले सर 3500 वैकेंसी थी। और मैंने कुछ आइडिया है फॉर्म कितने भरे गए थे? अरे बोले सर फॉर्म तो 15 लाख के करीब भरे गए थे। मैंने कहा भाई साहब अगर असली तनाव जानना हो ना तो एक बार 14,96,500 उन लोगों के घर चले जाइएगा जिनका सेम वैकेंसी में नंबर नहीं आया, जिन्हें यही वाली नौकरी जिसे आप तनाव बता रहे हो ना, जिनका नंबर नहीं आया, जाके पता कर लेना असली तनाव बोलते किसको हैं। बिल्कुल। तो मैं लोगों से कहता हूँ मेरे भाइयों, काम वाला तनाव ले लो, तनाव झेल लो काम वाला, क्योंकि बिना काम वाला तनाव आप झेल नहीं पाएंगे। वो जो तनाव होता है ना, महीने का किराया कैसे जाएगा, वो जो तनाव होता है बच्चों की फीस कहाँ से भरी जाएगी, वो जो तनाव होता है कि किराने वाले के पैसे कहाँ से जाएंगे, वो जो तनाव होता है पापा जी बीमार हैं पर इलाज के पैसे कहाँ से लाऊं, ये वाला तनाव हम पे झेलेगा नहीं। हमने काम वाले तनाव को इतना बड़ा चढ़ा दिया 24। और अफसोस इस बात, मैंने कहा ना वो फिर डायलॉग बाजी बताता हूँ आपको, पिछले 25-30 साल में एक और ट्रैपिंग बताता हूँ सर। वो व्हाट्सएप पे मैसेज देखें आपने, जिंदगी क्या है, और नीचे लिखा था ऑफिस से बचा हुआ समय। बिल्कुल। मैं कहता हूँ वाह मेरे ऑफिस को शेर। नेगेटिव बना दिया। मैंने कहा वाह मेरे शेर, जिस ऑफिस की वजह से, जिस नौकरी की वजह से तुम्हारे बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे हैं, जिस ऑफिस की वजह से तुम वो नोएडा की उस हाई राइज सोसाइटी में रह रहे हो, जिस ऑफिस की वजह से इस कार में जा रहे हो, जिस ऑफिस की वजह से वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए तुम जो चाहते हो वो गिफ्ट ले आते हो, जिस ऑफिस की वजह से माँ बाप को शानदार लाइफ दे रहे हो, उसे ज़िंदगी नहीं मान रहे, उसका नाम तनाव रख रखा है। लोगों ने, हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन लोगों ने मंडे को विलन बना रखा है और संडे को हीरो। चलो इस पे भी बात बताता हूँ। मेरे पास एक बहुत मैसेज आता था, हम सब पे आता था, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे, 4-5 बार भेज दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे रिप्लाई किया, सर मैंने कहा सुन मेरे भाई, संडे उनके हैप्पी होते हैं जिनके मंडे टू सैटरडे हैप्पी हुए हों। बिल्कुल। मैंने कहा तुम एक बात बताओ, तुम्हें मंडे टू सैटरडे तो काम चोरी की वजह से, काम ना करने की वजह से, आलस्य की वजह से लताड़ पड़ रही हो, दुनिया तुम्हें कोस रही हो, ताने दे रही हो, डांट रही हो, लड़ रही हो, झगड़ रही हो, और रात के अब सैटरडे के 11:56 हुए हैं, तुम तनाव में हो, 11:58 तनाव में हो, 11:59 तनाव में, बाहर है हैप्पी संडे, हैप्पी। तो संडे को ऐसे हैप्पी हो जाता है क्या? बिल्कुल। हैप्पी संडे उनके होते हैं जिन्होंने मंडे टू सैटरडे जान लगा रखी हो। तो एक तो हमने काम को ही तनाव बोलना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा ना 20 साल में जो इस धरती पे सबसे बड़ा बदलाव आया है, हम आज से 25-30 साल पहले बोलते थे भैया सुशील सर एक बात थी, अब बोलते हैं भैया एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? भैया वो नेट नहीं चल रहा। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, ये मतलब ये प्रॉब्लम है। अब हमने जरा सी बातों को प्रॉब्लम, हर चीज हमारी प्रॉब्लम है, हर चीज। वही हम लोग जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, अगर हमने 1 घंटे में 10 रील नहीं देखी तो हम हैप्पी नहीं है, लेकिन घर वालों के साथ अगर आप बैठ जाओ 1 घंटा अपना फोन कहीं साइड में रख के, तो शायद आपको असली हैप्पीनेस का पता चल जाए। देखो सुशील सर, एक्चुअली क्या होता है सर, इन सब चीज़ों में फिर वही वाली बात है, कष्ट लगते हैं।
वही आपके बात है। टॉपिक पे एक पॉडकास्ट पे एक अजीब सी बात कह रहा हूँ जो शायद इससे पहले ना सुनी गई हो, मैंने शायद किसी एक पॉडकास्ट में कही हो तो नहीं कही हो। पिछले कुछ और मैं फिर बता दूं, इसे उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। मैं पेट लवर हूँ, मैं भी मानता हूँ पालने चाहिए, बिल्कुल। पर आप जब कोई कुत्ते की तुलना इस बात से करता है ना, कुत्ता, आपने आजकल देखे होंगे सोलो लोग, कुछ लोग कुत्तों के साथ फोटो डालते हैं बिल्कुल। और नीचे लिखते हैं इंसान से दोस्ती करके देखी, बड़ा बेवफा था और कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता। मैं कहता हूँ बेटा ये कुत्ता वफादार नहीं है, ये कुत्ता मतलबी। बिल्कुल। तुझे मैं बताता हूँ इंसान क्यों बुरा लग रहा था। मैंने कहा जब तुम घर शराब पी के आते थे तो इंसान तुमसे सवाल पूछता था पी के क्यों आए हो। बिल्कुल। जब तुम 3-3 दिन ऑफिस की छुट्टी मार के बेरोजगार घर पे पड़े रहते थे तो इंसान पूछता था काम पे क्यों नहीं जाता। बिल्कुल। जब तुम बदतमीजी करते थे तो इंसान पूछता था बदतमीजी क्यों कर रहा है। बिल्कुल। तू इस कुत्ते की तरफ से रात के 12 बजे आ या 2 बजे आ, उसे पता है तूने या 2 रोटी डालनी है। कुत्ता कह रहा तू बाहर भेजा, मुझे तो रोटी दे दे, मुझे क्या लेना देना, तू मर रहा है जी रहा है, तू 1 बोतल पी के या 2 बोतल पी के आ। कुत्ता ये थोड़ी कहेगा भैया पीनी छोड़ दो वरना मर जाओगे। बिल्कुल। एक्चुअली तुम्हें कुत्ता पसंद नहीं, तुम्हें बेजुबान लोग पसंद है, बिल्कुल। जो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जो ना दिलाए। तुमसे सवाल ना पूछते हो वो लोग पसंद है। बिल्कुल। कुत्ता पूछ नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कुत्ता ऐसे ज्यादा बेवफा तो मैं मान ही नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा बेवफा है, पर कुत्ते को तो लेना देना ही नहीं है ना आपसे। बिल्कुल। तुम कुछ भी करते रहो ना, कुत्ता आपसे ये सवाल पूछता कि यार तू सुबह उठ के दौड़ने क्यों नहीं जाता, ना कुत्ता आपसे ये पूछता मेहनत क्यों नहीं करता, ना कुत्ता ये कह रहा कि शुगर बढ़ी हुई है तू मीठा क्यों खाता है, ना कुत्ता ये कहता कि तू पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता, ना कुत्ता ये कहता सारे दिन लड़ता क्यों है। कुत्ता ये कहता भाई मुझे तो टाइम पे रोटी डालते रहे, तेरा मन जो आए तू करता रहे, इसलिए कुत्ते पसंद है तुम्हें। इंसान आपसे बात करता है, इंसान सवाल पूछता है, इंसान परिवार के साथ बैठेंगे, मोबाइल में से कोई आवाज़ थोड़ी आती है। बिल्कुल। मोबाइल ये थोड़ी कहता है कि तू सारे दिन मोबाइल में क्यों लगा हुआ है। घर वालों के पास बैठोगे तो घर वाले पूछेंगे होमवर्क का क्या हुआ, घर वाले पूछेंगे भाई क्या रहा, उस काम का कैसा किया, बिल जमा कर दिया क्या। और पूछने वाले लोग अब हमारे बस की नहीं, जवाबदारी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, और इसको फिर हम स्ट्रेस का नाम दे देंगे। तो भैया कुल मिला के शॉर्ट फॉर्म तो सुशील सर ये है कि सबसे पहले तो हमें सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, हम कंक्लूजन की तरफ चलें तो। दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा कि लिटरली इतना तनाव, मैं ये नहीं कहता तनाव है नहीं, और जितना तनाव है सुशील सर उतना तो जिंदगी में होना भी तो चाहिए। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर बीमारी है, पर कब, जब वो हाई हो। बिल्कुल। जब वो, अगर मैं आपके मेरे शरीर में से बीपी निकाल ही दिया जाए तो मैं तो मुर्दा हूं। बिल्कुल। तो ऐसा ये जो तनाव है, जो ये प्रेशर है ना सर, ये गाड़ी के ब्रेक की तरह है। बिल्कुल। गाड़ी में से ब्रेक निकाल के गाड़ी चला के दिखा देना, आप चला के दिखाओ। लोग बोलते हैं जी ब्रेक का काम गाड़ी को रोकना है, मैं कहता हूं ना भाई साहब, ब्रेक का काम गाड़ी की स्पीड बढ़वाना है। वो गाड़ी में ब्रेक है, उसी के दम पे 140 की स्पीड चला पा रहे हो आप, ब्रेक निकाल दिए तो 4 की स्पीड पे चला के दिखा देना मुझे गाड़ी। बिल्कुल। तो ये जो तनाव है सर, एक बात बताओ सुशील सर, दिल पे हाथ रखे, अगर मेरे पास इतना भी तनाव ना हो कि यार बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, मैं लिटरली, आपको लग रहा है मैं सुबह से ट्रेनिंग दे के आया हूँ, ट्रेनिंग के बाद ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपको लग रहा है दिल पे इतना कष्ट करूंगा मैं? अपने घर नहीं पड़ा रहूंगा, टीवी नहीं देखूंगा मैं? बिल्कुल। अगर मुझ पे इतना भी तनाव ना हो कि यार मकान की ईएमआई भरनी है, मुझ पे इतना भी तनाव ना हो कि यार लग्जरी अच्छी लाइफ जीनी है, मुझ पे इतना भी प्रेशर ना हो कि नहीं यार जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो फिर मैं क्यों करूंगा? मैं तो यही समझ में नहीं आता सर। तो ये तो इतना तनाव तो हमें घर से निकालता है, सही बताएं, इतना भी तनाव। मैं तो लोगों से बोलता हूँ, जो बोलते हैं सर प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो मैं बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को पेन देता हूँ, मैंने कहा ये पेन लो और इस पेपर पे अपना नाम लिखो। वो जैसे ही लिखने वाले होते हैं मैं कहता हूँ बस बस प्रेशर मत डालना। मेरी तरफ देखता है, बोले सर बिना प्रेशर डाले कैसे लिखूं? मैंने कहा चलो बिना प्रेशर डाले इस कुर्सी पे बैठ के दिखाना, बिल्कुल। बिना प्रेशर डाले जमीन पे खड़े होकर दिखाना, बिना प्रेशर के कुकर में दाल नहीं गलेगी सर, बिना प्रेशर के कार स्टार्ट नहीं होगी, बिना प्रेशर के हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। मैं सही बताऊं, बिना प्रेशर के हम सुबह फ्रेश नहीं हो सकते, कामयाब होना तो बहुत दूर की बात है सर। दुनिया का सबसे घटिया काम करने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है, और हमने कहानियां बना ली, तनाव बहुत है जी, प्रेशर इतना भी नहीं है जितना हमने सोचा। ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है। और आतिशदान बोलते हैं सर जिस पे हाथ तापते हैं ना, हाँ जी। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है, और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है, इतनी परेशानियां थी नहीं जिंदगी में जितनी अच्छा अब हैं एक्चुअल में। अब आई कहां से? बोल बोल के पैदा कर लिया हमने। बिल्कुल। आप वो बोलना बंद कर दो। बिल्कुल। मेरे कहने से मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी तरफ से इस पॉडकास्ट को सर, मेरे कहने से अगर अब कोई सॉल्यूशन पूछे तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, चाहे मेंटल हेल्थ का हो, चाहे स्ट्रेस का हो, चाहे कितने भी चैलेंजेस का हो सर,
और उसका मैसेज है मेरी तरफ से। पहले मैसेज को SMS बोलते थे सर, अब सॉल्यूशन दे रहा हूँ, टूल SMS। एस फॉर शब्द। आप अपने शब्द बदल दीजिए। बिल्कुल। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहता हूँ सर, भगवान भी आपने सुना है, हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है सर, शब्द ही ब्रह्म है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ, ईश्वर शब्द की कभी संधि विच्छेद करके लिख लेना। इसका अर्थ होता है ईश प्लस स्वर। आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके भगवान हैं। और आपको मेंटल हेल्थ पे वो बताऊँ सर तरीका, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव थॉट्स रोकने का तरीका बताता हूँ। लोग पूछते हैं सर कोई तरीका है कि हम नेगेटिव ना सोचें? मैंने कहा ना है और ना ट्राई करना। नेगेटिव थॉट्स तो दिमाग में आएंगे, उन्हें रोक कैसे सकते हो, मैं तरीका बताता हूँ। मैं आपके घर जाऊँ सर सुशील सर, और मैं बैल बजाऊँ और आप मुझे देख लें पर मेरे लिए दरवाज़ा ना खोलें। अगले दिन फिर जाऊँ बैल बजाऊँ, आप मुझे देख लें और दरवाज़ा ना खोलें। फिर जाऊँ बैल बजाऊँ और आप मुझे देख लें, दरवाज़ा ना खोलें। चौथे दिन मैं आपके घर जाऊँगा, बिल्कुल। मुझे क्या फील होगा? इंसल्ट। यार मैंने कहा तो मेरे इग्नोर कर रहे हैं यार, ये तो मैं नहीं आता आपके घर। मैं कहता हूँ आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे नेगेटिव, बेल बजाएंगे। ये दरवाजा मत खोलना। ये है वो दरवाजा। हमारे दिमाग में नेगेटिव आया, दुनिया बुरी है, और दुनिया बहुत बुरी है। मैं कहता हूँ दुनिया बुरी है आई, दरवाजे से क्या निकला? यार दुनिया बहुत अच्छी है। अब इस नेगेटिव थॉट को क्या लगा, यार ये आदमी मुझे इग्नोर कर रहा है। अगले दिन फिर नेगेटिव थॉट आया, आपने फिर उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। फिर नेगेटिव थॉट आया, फिर दरवाजा। 5वें दिन नेगेटिव थॉट में भी तो ईगो है, वो कहेगा मैं नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ, बंद कर देगा ना। बिल्कुल। पर आप कह रहे हो जी नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव यहाँ बटन थोड़ी लगा हुआ है भाई जो नेगेटिव सोचना बंद कर देगा आदमी। बिल्कुल। तो एस मतलब शब्दों पे काम करिए। एम मतलब मेडिटेशन। एक कहावत है सर, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। बिल्कुल। जब तक वो बकरा शेर ना बन जाए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये जो दिमाग है ना बकरे वाला, बकरा समझ गए, कमजोर दिमाग, बिल्कुल। हल्का दिमाग, डरा हुआ, ये जब तक ऐसा रहेगा तब तक डर ही लगेगा आपको, कुछ भी कर लीजिए। क्या करें? इसे मेडिटेशन से पावरफुल बनाइए। M4 मेडिटेशन। 15-20 मिनट मेडिटेशन की शरण में जाओ, और सब झूठ है सर, मेडिटेशन की शरण में जाओ। शब्द मेडिटेशन। पर ये दोनों पता कब कर पाओगे आप? तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ S4 संगति। बिल्कुल। आपने सुशील सर कभी नोटिस किया होगा, आपने संगति की पावर देखी होगी। नेगेटिव से नेगेटिव कॉल आपके पास आया और उस समय कोई ऐसा दोस्त आपके साथ था जो हमेशा हंसमुख और जिंदा दिल है, और आपने कहा और यार मेरे भाई को चोट लगी, यार दोस्त ने अरे डर मत हम चल, आपका डर ही खत्म हो गया, थॉट ही बदल गए। और उसी समय कोई आपके साथ ऐसा था, क्या हुआ भैया को, डर भैया, आप और चक्कर खा के गिर जाओगे। मैं कहता हूँ जब चुनौतियाँ आए, जब समस्याएं आए, अपनी संगत, मैं तो कई बार लोगों से मैं एक अलग अंदाज में बात करता हूँ सर। मैं कहता हूँ दोस्त जिंदा दिल और दोस्त पॉजिटिव चुनना। उसका रीज़न बताता हूँ सर। मैंने जिस दिन आपको अटैक आएगा उस दिन आप तय नहीं करेंगे कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है, तय वो करेगा जो उस समय साथ है। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट भी हैं और आपके साथ वाला जो है वो बेवकूफ़ है। अब यहाँ बेवकूफ़ से मेरा मतलब है आपको तो पता है कि यार दुनिया में वो अच्छा हॉस्पिटल, और आपको खुद को अटैक आया, मुझे खुद को अटैक आया, मेरा साथ वाला सरकारी में लेके भाग गया। फिर जब तक हम ढंग वाले में पहुंचे वो बोलेगा सॉरी, अगर आप इन्हें थोड़ा देर पहले ले आते तो हम इन्हें बचा लेते। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ संगति पे सबसे ज़्यादा, सारा खेल संगति का आपका। एक मैंने 100 गज का प्लॉट लिया सर 10 लाख रुपए का, अगले दिन उसकी जड़ में कब्रिस्तान खुल गया। प्लॉट की क्या कीमत रही? कुछ भी नहीं, खत्म, जीरो। अगले दिन उसी की जड़ में सर अमिताभ बच्चन साहब ने, शाहरुख खान साहब ने बंगला खरीद लिया। प्लॉट की कीमत क्या? उड़ जाएगी। 10 करोड़, 10 लाख की 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। कोई शाहरुख का अमिताभ का दीवाना हुआ तो 5-7 करोड़। तो क्या सुशील सर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि प्लॉट की अपनी कोई कीमत नहीं है? उसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कब्रिस्तान की जड़ में या शाहरुख खान के बंगले की जड़ में। मैं भी यही कह रहा हूँ। बिल्कुल। पूछिए आप किन लोगों की जड़ में है। बिल्कुल। आप किन लोगों, मैं तो कहता हूँ आपकी संगति तय करेगी आपकी दुर्गति होगी या प्रगति। क्योंकि जो शब्द हैं वो भी तो कौन आपसे, किसके शब्द आपके कान में पड़ेंगे? संगति वालों के। तो SMS सारे मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी सर। बिल्कुल सर। इन्हीं वर्ड्स के साथ 2-3 बातें व्यूअर्स से लास्ट में कहना चाहूँगा सर कि ये संगति भी जो सर ने बात करी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं हमारी एक फ्रेंड से मिला काफ़ी टाइम बाद, और जिस दिन मिला उससे एक दिन पहले उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में थे, उनके पैर में फ्रैक्चर था। और वो जब मैं मिलने गया तो वो नीचे से कहने लग गई कि यार पापा ना बहुत दर्द में है और दर्द ज़्यादा महसूस करते हैं वो, तो उनसे दर्द आराम से बात करना, ये करना वो करना। और मैंने जाते ही सबसे पहली चीज़ वो करा रहे थे, मतलब कई लोग होते हैं थोड़ा फील ज़्यादा करते हैं, को करा रहे थे और
फ्रैक्चर 3 फ्रैक्चर थे उनकी टांग में। तो मैंने जाते ही ये कहा कि अंकल इस उम्र में कहाँ फुटबॉल खेलने लग गए। वो हंस दिए और शायद वो पेन भूल गए थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली क्या, हमारे पापा जी एक बात कहते थे सर, मेरे पापा जी का एक तरीका था, महाराजा नाम था मेरे पापा जी का, उनका एक तरीका था, जैसे ही उन्हें पता चला आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट कुछ हुआ, वो जाके चोट की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो आपसे जाके बात कर रहे हैं, सुशील क्या रहा भाई, तुम परसों वो तुम्हारा जो प्लॉट का था उसका क्या रहा। आप कहोगे भैया अंकल मैं क्या, प्लॉट का तो हो गया अंकल, हम परसों रजिस्ट्री है उसकी। अच्छा तो पापा जी जाएंगे, कौन जाएगा फिर भैया। आपको लगेगा यार इन्होंने हाल चाल तो पूछे ही नहीं। वो कहते थे जो दर्द के बारे में बात कर रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बिल्कुल, डाइवर्जन टेक्निक बहुत ज़्यादा जरूरी हाँ, है। तो पॉइंट चलो, मेंटल हेल्थ पे एक बात याद आ गई सर। मैं ये कहता हूँ भाई, जब तुम स्ट्रेस में आए, स्ट्रेस बुखार की तरह है सर। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ सीधा 104 डिग्री हो गया, 98, 99, 100, फिर शाम तक चढ़ते चढ़ते कितना पहुंचा था, 102, 103। मैं हमेशा एक लोगों से सवाल पूछता हूँ, तुम्हें जब स्ट्रेस हुआ था सीधो 100 किलो का हुआ था क्या? तो मैं कहता हूँ जब पहला 1.5, 2, 3 किलो का हुआ था, यानी जब शुरुआत हुई थी स्ट्रेस की, उस समय क्या करा था तुमने? मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं सर। जैसे ही इतना सा तनाव आएगा, हम इसको एंजॉय करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आ जाए, यार उसने मेरे साथ सुशील भाई ने बहुत गलत किया, अब मैं क्या करूँ? हाँ यार सुशील भाई तो हैं ही यार, अरे यार मैंने सुशील भाई को 2-3 बार और देखा, और सुशील भाई क्या यार वो मोहित भी है। अब मैं फील एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय मतलब मैंने क्या, अब ये जो 5 डिग्री था, मैं हमेशा कहता हूँ इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ सर, मैं सुख और दुख के ऊपर एक थ्योरी देता हूँ कि मुझे बताओ, आपके 2 दोस्त हैं सुशील सर, एक के घर जब आप जाते हैं तो वो आपके बारे में बात करता है, आपसे बातें करता है, आपका परिचय करवाता है, सबसे आपको रिश्तेदारों को फोन पे भी 2-4 को कॉल लगा दे, लो सुशील आया हुआ है बात करो। बिल्कुल। और दूसरा ना आपकी बातें करता, ना आपसे बातें करता, ना आपका परिचय करवाता, ना किसी से आपको मिलवाता। आप किसके घर रुकना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जिसने इंट्रोड्यूस कराया सबसे। अब जरा सोच के देखना सर, हम 24 घंटे अपने दुखों का, तकलीफों का दुनिया को परिचय करवा रहे हैं, सुखों का, खुशियों का। जो मिलेगा ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब दुखों को लगता है यार भैया बहुत बढ़िया है यार, सबसे मुझे मिलवाते, मेरी बात करते, मेरे से ही बात करते, मेरे को ही मिलवाते हैं सबसे। वही आपके साथ रहेगा। दुख कहता है भैया के घर रहूंगा, और दुख तंबू गाड़ के भैया के घर बैठ जाता है। सुख कहता है यार ये आदमी मेरी तो किसी से बात ही नहीं कर रहा, इसे सुबह 500 रुपए मिले थे, इसने तो किसी को बताया नहीं, 500 खुए थे, ये पूरी दुनिया को पता है। दिल्ली इसने, मेरे 500 रुपए हो गए दिल्ली में, जेब कट गई मेरी, पूरे भारत को पता चल जाएगा दिल्ली चोर है, पूरे भारत को पता चल जाएगा दिल्ली बहुत बुरा शहर है, पूरे रिश्तेदारों तक का पता चलेगा अमर चौधरी की आज जेब कट गई। और उसी दिन अमर चौधरी को 500 रुपए मिले। चुप लगा ले, हमें बताया गया ना अच्छी बातें शेयर मत करना, नजर लग जाएगी, तो नहीं लगी नजर हमें। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ये, इसलिए मैं कहता हूँ भाई अपनी खुशियों को बांटो, लोगों को हैप्पीनेस के बारे में बात करो, ऐसी पर्सनैलिटी बना लो हमेशा कि सामने वाले को शाम को ऐसा लगे ये किसने मुझको सारे दिन महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। ऐसी पर्सनैलिटी बनो, ऐसी जिंदा दिल पर्सनैलिटी बनो। रोतली पर्सनैलिटी, उन्हें लगता है अच्छा इन्हें पता है क्या गलतफहमी होती है कि रोने से लोग तुम्हें पसंद करेंगे, चिढ़ना शुरू कर देंगे, 2 दिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास बैठना भी बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो जो आपने जो पॉइंट कहा है वो इतना गजब का पॉइंट कहा है, वहाँ पे बिल्कुल हम कंक्लूड करते हैं इस बात को कि अपने दुखों को शेयर करना बंद कीजिए। बिल्कुल। 1-2 लोग रखे, मैं ये नहीं कहता कि मत शेयर कीजिए, 1 या 2 लोग जिनको बता दो भाई ये हुआ। बिल्कुल। और बाकियों को, लोग मुझसे पूछते हैं और अमर भाई क्या चल रहा है, मजे आ रहे हैं? मैं कहता हूँ यार आ तो नहीं रहे पर ले रहा हूँ। वो बोलते मतलब, मैंने यार मजे कोई आने की चीज़ है, ये कब ऐसा सोच के बैठे हो कि इस दुनिया में ऐसे मजे आएंगे? मजे लिए जाते हैं, कोई आते थोड़ी हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ सर जिंदगी जो है ना, ये दुनिया जो है गाय की तरह है, गाय दूध देती है, तो जिस दूध निकालना पड़ता है एक्चुअली, तो जिसको दूध निकालना आता है वो पता है क्या बोलता है, यार गाय बड़ी बढ़िया है, यार गाय इतनी बढ़िया 10 लीटर सुबह दूध देती है, 10 लीटर, गाय बहुत बढ़िया, दुनिया बहुत बढ़िया है। मैंने कहा मेरे भाई एक चीज गाय बिना निकाले भी देती है, गोबर। तो जिसको निकालना नहीं आता वो फिर रोना रोना था सारी जिंदगी, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। भैया निकालना आता हो तो दूध दे रही है, निकालना नहीं आता तो फ्री में तो दुनिया गोबर ही देगी, बदबू ही झेलनी पड़ेगी, और तो कोई रास्ता है नहीं सर। बिल्कुल। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। और यही कह के कंक्लूड करूंगा लोगों को, जैसे सर ने लास्ट में कहा, जिन्हें दूध निकालना आता है उनके लिए गाय बढ़िया है, और जिन्हें नहीं आता वो लात खाते हैं गाय से। हाँ, अब मैं एक रिक्वेस्ट जरूर कर दूंगा, अगर नहीं भी निकालना आता हो
तो कम से कम उस गोबर के उपले बनाने सीख लेना, आजकल अमेजोन पे बहुत महंगे बिक रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो for मच सर, coming this. धन्यवाद, Thank बहुत बहुत आभार।